हेलो फ्रेंड, नमस्कार। यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल पे मैं मुकेश वर्मा एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग जो पीसीएस का प्री एग्जाम होने वाला है 14 मई को जो प्रस्तावित है, उसी की तैयारी को और धार देने के लिए आप सबके लिए हम लोग जो भी पेपर पहले हो चुके हैं पीसीएस के एग्जाम के, उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं उनमें हमने 2022 का पेपर आपको सॉल्व करा दिया है, 2021 का पेपर आपको सॉल्व करा दिया है और 2020 का पेपर आपको सॉल्व करा दिया है। उसी कड़ी में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और 2019 का पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, कौन सा पेपर सॉल्व करेंगे? 2019 का पेपर आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो 2019 का पेपर आज हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 3 पेपर सॉल्व किया है, 2022 का, 2021 का और 2020 का। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हम लोग 2019 के पेपर के बारे में। ठीक है, ये पेपर कब हुआ था आपका? 15/12/2019, यानी 15 दिसंबर 2019 को आपका प्री का एग्जाम हुआ था। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे प्राचीन इतिहास से संबंधित क्या क्या सवाल है, सेगमेंट वाइज हमने इस चीजों को बांटा हुआ है। इसमें देखिए, हठ योग के संदर्भ में पहला सवाल आपके सामने आ गया है। हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हठ योग नागपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। ठीक है, हठ योग जो है वो नागपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। बताइए, हठ योग नागपंथियों द्वारा अपनाया जाता था, इसके अलावा हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। दिए हुए कूट में से सही उत्तर चुनना। तो देखिए, हठ योग जो है भैया, ये नाथ पंथियों के द्वारा अपनाया जाता था। ठीक है, ये लोग शिव को अपना आराध्य मानते हैं। जो हठ पंथी वाले, नागपंथी वाले होते हैं, ये लोग शिव जी को, शैव संप्रदाय का एक प्रमुख पंथ है। ठीक है, तो नाथ पंथ जो है आपका, नाथ पंथ, ये शैव संप्रदाय का एक प्रमुख पंथ है। ठीक है, तो शैव संप्रदाय का है और ये लोग शिव जी को ही अपना आराध्य मानते हैं। किसको मानते हैं? शिव जी को अपना आराध्य मानते हैं। ठीक है, तो ये लोग जितने भी होते हैं नागपंथ वाले, ये लोग शिव जी को ही अपना आराध्य मानते हैं। हठयोग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो इसमें जो 1 और 2 है, ये दोनों आपका सही होने वाला है। ठीक है, ये आपका दोनों सही होने वाला है। ठीक है, ये समझ में आ गई। तो हठ योग से या नाथ पंथ से ही आपके कौन आते हैं? आपके जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी इसी नाथ पंथ से आते हैं। ठीक है, नाथ पंथ से आते हैं और उनके जो गुरु थे वो थे आपके, उनके ऊपर सबसे पहले जो हुए, जिनको ईश्वर के बराबर माना गया है, वो थे आपके गोरखनाथ। ठीक है, उन्हीं के नाम पे आपका गोरखपुर भी जनपद का नाम पड़ा है और इसके अलावा गोरखनाथ मंदिर भी उन्हीं के नाम पे आपका बनाया गया है। चीज समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। देखिए, यहाँ पे राजवंश दिया गया है और उनकी राजधानियां दिया गया है। ठीक है, राजवंश और राजधानी दिया, मिलाने को आया। तो देखिए, काकतीय जो थे ये वारंगल का राजवंश था। ठीक है, इसके अलावा यादव जो थे वो देवगिरी के थे, पांडे कहाँ के थे? मदुरै के थे, और पल्लव कहाँ के थे? कांची के थे। ठीक है, तो वारंगल किसकी राजधानी थी? काकतीय वंश की राजधानी थी। ठीक है, काकतीय वंश की राजधानी आपकी क्या थी? वारंगल थी। ठीक है, कांची किसकी राजधानी थी? तो पल्लवों की राजधानी आपकी कांची थी। ठीक है, पल्लव की राजधानी कांची थी। मदुरै आपका कहाँ का था? तो पांडे की राजधानी क्या थी? मदुरै थी। ठीक है, तो पांडे की जो राजधानी है वो आपका मदुरै है। और देवगिरी कहाँ के थे? यादव। ठीक है, तो यादवों की राजधानी क्या थी? देवगिरी थी। ठीक है, यादवों की राजधानी क्या थी? देवगिरी थी। तो देखिए, ए का 2 हो गया और बी का 3 हो गया। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 हो गया। ये चीजें आपकी समाप्त। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता? बताइए, तो विदर्भ के खजुराहो के रूप में किसको जाना जाता है? मार्कंडेश्वर मंदिर को। ठीक है, मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ है वो बेनगंगा नदी के किनारे हुआ है। बेनगंगा नदी किनारे 9 से 12वीं सदी के बीच में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, 9 से 12वीं सदी के बीच में किसके किनारे? वेनगंगा नदी के किनारे इसका निर्माण किया गया है। वेनगंगा नदी के किनारे आपका मार्कंडेश्वर मंदिर बनाया गया है। कहां पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये आपका किस जिले में हो जाएगा? महाराष्ट्र में। वेनगंगा वहीं बहती है। ठीक है,
तो महाराष्ट्र में वेनगंगा नदी के किनारे 9 से 12वीं शताब्दी के बीच में ये आपका मार्कंडेश्वर मंदिर बना था। इसकी इन मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? तो इन मंदिरों की कुल संख्या 24 है। ठीक है, तो इन मंदिरों की कुल संख्या 24 है, जिसमें से 18 मंदिर इसमें से खंडहार हो चुके हैं। ठीक है, 18 से ज्यादा मंदिर खंडहार हो चुके हैं। आगे बढ़िए, दिल्ली सल्तनत सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दाम जो है ये ताम की मुद्रा थी, तो ठीक है, आपका दाम जो है ये ताम की मुद्रा थी, और इसको किसने चलाया था? संभवतः ये दाम वगैरह आपका चलाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, देसाई आपका किसका है? राजस्व अधिकारी था। ठीक है, दीवान दिया प्रांतीय राजस्व का, जरीब दिया एक प्रकार का कर होता था, तो जरीब भैया एक प्रकार का कर नहीं है, बल्कि ये नापने की इकाई है। जरीब क्या है? नापने की इकाई थी, या नापने का यंत्र है जरीब। ठीक है, तो नाप के लिए होता है, ये कर नहीं है। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़िए, दिया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 का क्या करना है? सूची 2 से मिलान करना है। मुल्ला दाऊद का क्या है? चंदायन है। ठीक है, दामोदर कवि ने कौन सी रचना की है? पद्मावती। अमीर खुसरो की रचना का नाम आशिका है, और सोमनाथ की रचना का नाम क्या हो जाएगा? राग विबोध। सोमनाथ की रचना का नाम है राग विबोध। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए, सी का 4 आपको कहां पे दिख रहा है? इसमें दिख रहा होगा। ठीक है, ए का 1 दिख रहा, दामोदर कवि पद्मावती का था, अमीर खुसरो का आशिका दिख रहा होगा, तो ये आपका सही हो जाएगा 5 का बी। ठीक, आगे बढ़िए, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? पूछ रहा है इनमें से कौन सी एक ऐसी व्यवस्था है जो एकता प्रणाली के बारे में सही नहीं है? तो सल्तनत काल में आपकी एकता प्रणाली शुरू की गई थी। देखिए, एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, तो ये आपका बिल्कुल सही है। एकता प्रणाली राजस्व इकट्ठा करने की एक व्यवस्था थी। सियासतनामा इस एकता की जानकारी का स्रोत था, तो सियासत नामा ग्रंथ में इसके बारे में सारी चीजें आपकी बताई गई। ये भी सही है। एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, ये आपका सही नहीं है। ये राजस्व जो था ये सीधे सुल्तान के हाथ में नहीं जाता था, बल्कि इक्तेदार के हाथ में जाता था। वो जो सैनिक और वसूली के लिए रखते थे, उनको पैसा वगैरह वो उसी से देते थे, उसको काटने के बाद ये सुल्तान के खाते में जाता था, ना कि सीधे जाता था। ठीक है, और दिया है मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, तो जो मुक्ति होता था वो एकता से एकत्रित राजस्व से ही अपना सैनिक वगैरह रखता था, बाकी खर्चों को काट के फिर वो सुल्तान के खाते में जाता था। तो यही सही नहीं है जो लिख दिया कि सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। बाकी तीनों चीजें आपकी सही हैं, तो इसमें गलत ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इसमें गलत ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए, पुस्तकें दी गई हैं और पूछ रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसके लेखक के बारे में दिया गया है। तबकाते नासरी किसकी है? मिनहास उस सिराज ने लिखा, तबकाते नासरी बिल्कुल सही है। तारीख फिरोजशाही शमसे सिराज अफीक की है, ये भी सही है। तुगलक नामा इब्ने बतूता, भैया इब्ने बतूता ने तो रेहला लिखा हुआ है। ठीक है, इब्ने बतूला ने क्या लिखा हुआ है? बतूता ने रेहला। लेकिन इस हिसाब से आपका 7 नंबर का गलत क्या हो जाएगा? सी वाला। हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने। ठीक है, गुलबदन बेगम ने लिखा है आपका हुमायूं नामा। ठीक है, इसके अलावा तुगलक नामा आप सबको पता है कि इब्ने बतूता ने तो रेहला लिखा है, तुगलक नामा किसने लिखा हुआ है? अमीर खुसरो ने। ठीक है, तो अमीर खुसरो ने आपका तुगलक नामा लिखा हुआ। चीजें क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। दिया है निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो भाटा का राजा रामचंद्र सिंह दिया है, मालवा का राज बहादुर दिया है, मेवाड़ का उदय सिंह दिया है, और गुजरात का मुजफ्फर शाह दिया है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 2019 के पीसीएस में ये सवाल आपका पूछा गया था। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो ये देने का काम किसने किया था? राजा भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने उनको अकबर से पहले ही तानसेन को संरक्षण दिया था। आगे देखिए, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सवाल आपसे 9 नंबर सवाल आपके सामने है, पूछ रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा सवाल सही है? देखिए, मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था जो है वो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, इसको अकबर ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन इसके बाद दूसरा कथन कह रहा है मनसबदारी का पद पैतृक था, तो जी नहीं, ये गलत है। मनसबदारी का पद जो था वो पैतृक नहीं था। ठीक है, ये दशमलव पद्धति पे आधारित थी।
मनसबदारी जो है आपका ये किस पद्धति पे आधारित थी? मनसबदारी आपका दशमलव पद्धति पर आधारित थी। ठीक है, दशमलव पद्धति पर ये आपका आधारित थी। ये भी कभी कभी सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो मनसबदारी दशमलव पद्धति पे आधारित थी। इसका पद पैतृक नहीं था बल्कि मनसबदारों को हटाया जा सकता था, तो केवल एक सही हो जाएगा इसका। ठीक है, दोनों नहीं सही होगा, केवल एक सही हो जाएगा, 9 का एक सही हो जाएगा। ठीक है, तो चंगेज खान ने दशमलव प्रणाली अपनाई थी, उसी के आधार पे ही मनसबदारी भी आपका चलता आ रहा था। आगे देखिए, दो कथन दिए हैं और कारण। अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्के के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया, तो बिल्कुल सही है। अकबर ने वही व्यवस्था अपनाई थी सिक्कों के लिए जो शेरशाह के समय से आपकी चली हुई आ रही थी। ठीक है, इसके अलावा दिया है शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का भी ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था, तो ये भी सही है, अकबर ने उसको ही अपनाया हुआ था। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन ये कोई व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका कथन ए और आर दोनों सही है, परंतु ये कारण की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित युद्धों को काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। बताइए, धर्मत का युद्ध आप सबको पता है कि 1658 में लड़ा था औरंगजेब। ठीक है, धर्मत के युद्ध के बाद आपकी सामूगढ़ की लड़ाई भी हुई थी। जजाऊ का युद्ध हुआ था 1707 में, इसी को उत्तराधिकार का युद्ध भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध आप सबको पता है कि 1540 में हुआ था। ठीक है, हुमायूं के शासनकाल और शेरशाह के समय में। सरनाल का युद्ध आपका कब हुआ था? 1572 में। ठीक है, तो सरनाल का युद्ध कब हो जाएगा? 1572 में आपका हो जाएगा सरनाल का। बिलग्राम का 1540 में, धर्मत का 1658 में, और ये 1707 में। तो सबसे पहले हो जाएगा 2 वाला, फिर 2 के बाद क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 के बाद 1, 1 के बाद 3 और 3 के बाद 4। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो याद रहेगा, सरनाल का युद्ध 1572 में, बिलग्राम का युद्ध 1540 में, धर्मत की लड़ाई 1658 में। ठीक है, धर्मत की लड़ाई क्या है? 1658 है, और जजाऊ का युद्ध आपका 1707 ईस्वी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित स्मारकों को काला अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। बताइए, इसमें मकबरों के बारे में आपका दिया है कि कौन कौन से मकबरे आपके कब बनाए गए थे, उसको काल क्रमानुसार बताना है। ठीक है, तो अटाला मस्जिद आप सबको पता है कि 1408 के आसपास सर्की के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इब्राहिम शाह सर्की के द्वारा आपका बनाया गया था इसको। ठीक है, तो अटाला मस्जिद 1408 में इब्राहिम शाह सर्की ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? इब्राहिम शाह सर्की के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, इसके अलावा हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा 1570 के आसपास आपका बनवाया गया था। ठीक है, हुमायूं का मकबरा 1570 में बनाया गया था उसकी रानी के द्वारा, हमीदा बानुबागी बेगम। ठीक है, तो हमीदा बेगम के द्वारा ये आपका बना था 1570 में। उसकी पत्नी जो थी हमीदा बानु बेगम के द्वारा इसको बनवाया गया था। ठीक है, और शेरशाह सूरी का मकबरा कब बना था? 1540-45 में बन गया था। ठीक है, तो 1545 में आपका 1545 में शेरशाह का मकबरा बन गया था। ठीक है, और आप देख रहे हैं राबित उद्दौरानी मकबरा, या इसी को कहते हैं बीबी का मकबरा, ये आपका 1651 से 61 के बीच में बना था। ठीक है, 1651 से लेके 61 के बीच में बना था। तो अब बताइए, सबसे पहले किसका बना था? अटाला मस्जिद बना था 4 नंबर, 4 के बाद आपका हो जाएगा 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 12 का सवाल नंबर बी आपका, आंसर नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, अब आधुनिक इतिहास से संबंधित सवाल आ गए हैं। सूची 1 है और सूची 2 है, इसको आपको मिलाने को दे रहा है। इलाहाबाद की संधि आप सबको पता 1765 में हुई थी। मंगलौर की संधि 1784 में हुई थी। सालबाई की संधि आपकी 1782 में हुई थी, और मद्रास की संधि आपकी 1769 में हुई थी। ये चीजें आप कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, ठीक भैया, तो मद्रास की अंग्रेज व हैदर अली के बीच में हुई थी। मद्रास की संधि जो 1759 में हुई थी वह अंग्रेजों और किसके बीच में हुआ था? हैदर अली के बीच में हुआ था। याद रहेगा, तो अंग्रेज और हैदर अली के बीच में हुआ था। मंगलौर की संधि की अगर हम लोग बात करते हैं तो अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। तो ये आपका किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और किसके बीच में हुआ था? टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, तो टीपू के बीच में हुआ था। इलाहाबाद की संधि के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो अंग्रेज के बीच में प्लस शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। ठीक है, और किसके बीच में हुआ था? शाह आलम सेकंड के बीच में आपका हुआ था। ठीक,
तो शाह आलम सेकंड के बीच में और अंग्रेजों के बीच में आपका हुआ था। और रही बात सालबाई की संधि कब हुई थी, तो सालबाई की संधि अंग्रेज व मराठों के बीच हुई थी 1782 में। ठीक है, अंग्रेज प्लस मराठा, याद रहेगा। तो देखिए सालबाई की संधि 1782 में अंग्रेज और मराठा के बीच में हुई थी। मंगलौर की संधि 1784 में अंग्रेज और टीपू के बीच में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा मद्रास की संधि 1769 में अंग्रेज और हैदर अली के बीच में हुआ था। और इलाहाबाद की संधि 1765 में अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। तो अब मिला लीजिए, इलाहाबाद ए का 4 आपको जहां दिख रहा हो देख लीजिए, ए का 4 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 13 का सी। ठीक, आगे बढ़िए। अगला सवाल आपके सामने है, विद्रोह के बारे में आ गया है। तो देखिए संथाल विद्रोह के बारे में पता है कि 1855 में, ठीक है, ताना भगत वाला किसमें हुआ था, 1914 में। डी का 4 आपको कहीं पे दिख रहा है, यहीं पे दिख रहा है डी का 4। ठीक है, ए का हो जाएगा आपका पावना 2, ए का हुआ था 1922 में। ठीक है, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1 और डी का 4। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो पावना विद्रोह हुआ था 1873 से 85 के बीच में। एका आंदोलन हुआ था 1922 में। ठीक है, संथाल विद्रोह आपका हुआ था 1855-56 में। इसको याद रख लीजिएगा, स्वतंत्रता संघर्ष से जो विद्रोह हुआ था 1857 का, उसी के आसपास संथाल का हुआ था। ताना भगत 1914 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, बताइए। नेटिव मैरिज एक्ट आप सबको पता कब पारित किया गया था, 1872 में आपका नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था, जिसमें लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी थी, तो लड़कियों के लिए इस एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी थी, 14 वर्ष थी। ठीक है, तो लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र इसमें कितना दिया गया था, तो लड़कियों के विवाह की उम्र थी 14 वर्ष और लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी रखी गई थी, 18 वर्ष। ठीक है, तो लड़कों की 18 वर्ष, याद रहेगा। ठीक है, तो लड़कों के विवाह की उम्र 18 वर्ष और लड़कियों की विवाह की उम्र 14 वर्ष रखी गई थी, किसमें, मैरिज एक्ट में। तो नेटिव मैरिज एक्ट में ये रखा गया था आपका। ठीक है, कब आया था, 1872 में। और इसी के द्वारा, इसी एक्ट के द्वारा ही आपका बहुपत्नी प्रथा को भी समाप्त किया गया था। ठीक है, तो बहुपत्नी प्रथा भी आपका नेटिव मैरिज एक्ट के माध्यम से ही समाप्त किया गया था। अगर आपसे कभी पूछे कि बहुपत्नी प्रथा को किस एक्ट के माध्यम से समाप्त किया गया था, तो बहुपत्नी प्रथा को आपका नेटिव मैरिज एक्ट 1872 के माध्यम से समाप्त किया गया। इस एक्ट के द्वारा लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की विवाह की आयु आपकी 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। ठीक, चलिए अगला। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। बिल्कुल बात सही है। वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्धत विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी, अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। आप सबको पता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, 1784 में हुई थी विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, तो ए और दोनों सही है ये, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। चीजें समझ में आ गई, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित। देखिए 4 घटनाएं दी हैं, क्रम पूछ रहा है कौन सा कब होगा। ठीक है, बताइए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, बताइए 1931 में हुआ था कि नहीं हुआ था। ठीक है, सविना अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था कि नहीं हुआ था। पूना पैक्ट आपका कब हुआ था, 1932 में हुआ था। और क्रिप्स मिशन आपका भारत कब आया था, तो 1942 में आपका क्रिप्स मिशन आया था, ये भी आप लोगों को पता होगा। ठीक है, चीज समझ में आ गई आपको। तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। ठीक, 1942 में आया था। अब बताइए इसमें आप लगा लेंगे क्रम की नहीं लगा पाएंगे, बिल्कुल लगा लेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो 4 सबसे पहले हो जाएगा, 4 के बाद हो जाएगा 2, 2 के बाद हो जाएगा 1 और 1 के बाद हो जाएगा 3। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चीजें क्लियर हैं, तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताइए। असैनिक प्रशासन
5 के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था, बिल्कुल सही है। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था, यह भी सही। 1905 में आप जानते हैं कि बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। तो कर्जन के द्वारा किया गया था और 1911 में फिर से इसका एकीकरण किया गया था, ठीक है। तो 1911 में इसका एकीकरण किया गया था। तो दोनों सही है आपका, 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 का क्या उत्तर सही हो जाएगा? 18 का आपका बी सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फार्मूला किसने दिया? तो सीआर फार्मूला आप जानते कब आया था? 1944 में आया था और ये फार्मूला किसने दिया था? राजगोपालाचारी ने दिया था, ठीक है। तो 19 का क्या सही हो जाएगा? बी। 1944 में सीआर फार्मूला किसने जारी किया? राजगोपालाचारी ने। 1984 में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में जो गतिरोध था मुस्लिम लीग के बीच में दूर करने के लिए, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो गतिरोध था उसको दूर करने के लिए 1944 में सी राजगोपालाचारी ने आपका सीआर फार्मूला दिया था, ठीक है। चलिए आगे, दिया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय जल सेना अधिनियम आया था 1927 में, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1930 में, बिल्कुल सही बात है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, यह भी सही बात है। और सांप्रदायिक निर्णय जो लिया गया था वो आपका 1932 में लिया गया था, ना कि 1933 में लिया गया था, ये आपका 1932 हो जाएगा। तो इसमें पूछा कि कौन सा सुमेलित नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सुमेलित नहीं था। सामुदायिक निर्णय 1932 में लिया गया था। आगे देखिए, निम्न घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। साइमन आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? 1927 में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में, आप सबको पता है कि 12 अप्रैल 1919 को आपका हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? बताइए, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा आपकी कब शुरू हुई थी? तो अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने यात्रा शुरू किया था, ठीक है। 6 अप्रैल तक चली थी। 1930 में दांडी यात्रा शुरू हो गई। और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी 1915 में, इस बात को याद रखिएगा। तो 4 नंबर सबसे पहले हो जाएगा और सबसे पहले के बाद हो जाएगा 2 और 2 के बाद हो जाएगा 1, 1 के बाद हो जाएगा 4, ठीक है। 4 2 1 4, 4 2 1 4, 4 2 1 3, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो 21 का क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। साइमन आयोग की नियुक्ति अगर आपसे पूछेगा तो बताएंगे 1927 में आपकी साइमन आयोग की नियुक्ति हुई थी, जो कि 1928 में क्या आया था? भारत में आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड अगर आपका पूछेगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो आप सबको पता है कि 12 अप्रैल 1919 को आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। इसके अलावा महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब हुई थी? 1915 में, ठीक है। तो फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 1915 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा कहां पे चलाया गया था? बताइए, आईएनए के अधिकारियों पे मुकदमा कहां पर चलाया गया था? तो यह मुकदमा आपका लाल किला दिल्ली में चलाया गया था, ठीक है। तो आईएनए के जितने भी अधिकारी थे उन पे जो मुकदमा चलाया गया था वो कहां पे चलाया गया था? आजाद हिंद फौज से गिरफ्तार सैनिकों पे नवंबर 1945 में कहां पे चलाया गया? 1945। तो आईएनए के अधिकारियों पे मुकदमा चलाया गया था 1945 में, कहां पे? दिल्ली के लाल किला में। ये सवाल कई बार पूछा गया है, इसको आप लोग अच्छे से करिएगा, ठीक है। 22 नंबर सवाल आपको समझ में आ गया? तो इसमें कौन कौन थे? मेजर शहनवाज थे, प्रेम सहगल थे, ठीक है। इसमें शहनवाज थे, ठीक है, शहनवाज थे और प्रेम सहगल थे। इन सब पे क्या किया गया था? मुकदमा चलाया गया था। ये सब आजाद हिंद फौज के सैनिक थे जो कि गिरफ्तार किए गए थे। तो दिल्ली के लाल किला में 1945 में इन सभी के ऊपर क्या किया गया है? मुकदमा आपका चलाया गया। चीजें याद रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो भैया महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति थे जो कि नियोजित विकास के खिलाफ थे। ये कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करते थे। तो गांधी जी का मतलब यह था कि जो सुविधाएं हैं, जो सारी चीजें हैं, वो
अंतिम व्यक्ति तक इन्होंने ही अंत्योदय सिद्धांत का उल्लेख किसके द्वारा किया गया? सर्वप्रथम महात्मा गांधी के द्वारा। तो अंत्योदय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है अगर आपसे पूछे सर्वप्रथम, तो महात्मा गांधी ने दिया था। मतलब सुविधाएं, विकास जो होती है वो अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के पास पहुंचे, इसी वजह से वो नियोजित विकास के खिलाफ रहते थे, क्योंकि नियोजित विकास में वो मानते थे कि जो अंतिम पड़ाव का व्यक्ति है उसके पास सुविधाएं नहीं पहुंच पाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल भारत के भूगोल से आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में नहीं है? तो भैया नामचा बरवा भारत में है, कामेट भारत में है, नंगा पर्वत भारत में है, गुरला मानधाता जो चोटी है ये तिब्बत में है, ये भारत में स्थित नहीं है। ठीक है, तो 24 का क्या सही हो जाएगा? गुरला मानधाता चोटी। ठीक है, ये चोटी कहां पे है? तिब्बत में स्थित है। ठीक है, ये चोटी आपका तिब्बत में स्थित है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचली भाग में खारे जल का प्रवाह होता है? तो लूनी नदी में होता है, और लूनी नदी कच्छ के रण में जाके समाहित हो जाती है। कहां पे? कच्छ के रण में जाके ये आपका समाहित हो जाती है, कच्छ के रण में आपका समाहित हो जाती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और इसका प्रवाह क्या है? उल्टा है, ये पूरब से पश्चिम की तरफ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चीजें क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल आपका क्या है। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा के उपविभाग है? बताइए, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपविभाग है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, बंगाल डेल्टा या कावेरी डेल्टा? तो ये आपका किस डेल्टा का उदाहरण है? बंगाल डेल्टा का। ठीक है, तो मोरीबंद डेल्टा 26 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बंगाल डेल्टा का भाग है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 27 नंबर सवाल क्या है। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? मैकाल, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर। देखिए सबसे लास्ट में जो छोटा नागपुर हुआ, सतपुड़ा पहाड़ी आपकी एकदम इधर हो जाएगी। ठीक है, फिर महादेव आएगा, मैकाल आएगा और छोटा नागपुर आएगा। तो ये क्रम जो आपका है पश्चिम से पूर्व क्रम में ये आपका सही है। सतपुड़ा नर्मदा और उस नदी के बीच में बहती है, आप सबको पता है, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कथन एक जो है वो सही है। कारण कह रहा है कि हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रमण क्षेत्र अवस्थित है। तो कथन सही है, कारण सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो सवाल का 28 नंबर सवाल का ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखिए, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रमण क्षेत्र अवस्थित हैं। चीजें समझ में आ गई? तो कथन ए तथा आर, मतलब कि कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कथन ए और बी की सही व्याख्या भी करता है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इंफाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। बताइए, तो इंफाल बेसिन जो है वो सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। ठीक है, इंफाल बेसिन किसका उदाहरण है? सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। ठीक है, ओके, आगे बढ़िए। देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? चंबल, दामोदर, गंडक या रामगंगा? तो दामोदर जो नदी है ये भ्रंश घाटी के लिए आपका प्रसिद्ध है। कहां पे बहती है? झारखंड में आपका ये बहती है। ठीक है, तो झारखंड में ये नदी बहती है और भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए आपका प्रसिद्ध है। तो 30 का सही हो जाएगा ये। ठीक है, तो छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भाग से निकलती है। कहां से निकलती है? छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भाग से निकलती है। छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भाग से ये आपका निकलती है। ठीक है, और झारखंड में बहती है। ये एक भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर आपसे सवाल दोबारा रिपीट करें कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी ऐसी है जो भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए है, तो दामोदर नदी आपका हो जाएगा। अगला देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जो है वो जीवाश्महीन है। तो ठीक है, मुख्य हिमालय यानी बृहद हिमालय की जो चट्टानें हैं वो जीवाश्महीन है, ये बिल्कुल सही है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतु के जीवाश्म मिलते हैं, ये भी सही है। लघु हिमालय वाले में समुद्री जीव जंतु के जीवाश्म मिलते हैं, और बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, ये भी सही है। तो आपका क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। देखिए, भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा
की मात्रा क्रमशः कम होती है। तो आप सबको पता है कि भारत में ठंडियों के मौसम में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो सवाल ये पूछ रहा है कि उत्तर पश्चिमी मैदान में जो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है वो किस क्रम में कम होती है, पूरब से पश्चिम की पश्चिम से पूरब। तो आप सबको पता है कि पश्चिम से आती वर्षा, तो पश्चिम वाले क्षेत्र में यहाँ पे ज्यादा वर्षा होती है, फिर जैसे जैसे पूरब की तरफ बढ़ती जाती है वर्षा की मात्रा क्या कम होती है, कम होती जाती है। और ये पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उठ के आता है, ये भूमध्य सागर से उठ के आता है। ठीक है, तो भूमध्य सागर से उठने वाली हवाओं के माध्यम से ही आपका पश्चिमी विक्षोभ अक्सर आता है और इसी के माध्यम से ठंडियों में आपकी वर्षा होती है। और इस वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूरब की ओर क्या होती है, कम होती हुई चली जाती है। तो 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, खनिज के बारे में आ गया। तलिचर, देखिए सिंगरेनी आपकी किस में हो जाएगी, सिंगरेनी आपकी हो जाएगी सिंगरौली, तो आपका है मध्य प्रदेश में, तो सोन घाटी में हो जाएगा एमपी में। ठीक है, सिंगरेनी आपकी है कहां पे, आपको मैंने बताया है सिंगरेनी कहां पे है, आंध्र प्रदेश से जो अलग हुआ है वो है तेलंगाना। तो सिंगरेनी वाला आपका तेलंगाना में स्थित है और ये कहां पे हो जाएगा, सिंगरेनी हो जाएगी गोदावरी नदी में। ठीक है, गोदावरी में। चीजें समझ में आ रही हैं। कर्णपुरा कहां पे हो जाएगा आपका, 33 नंबर सवाल आपके सामने है। कर्णपुरा के बारे में पूछेगा तो हो जाएगा दामोदर घाटी, झारखंड में है। ठीक है, कर्णपुरा आपका कहां हो जाएगा, झारखंड में हो जाएगा। ठीक है, और तलिचर कहां पे हो जाएगा, महानदी में हो जाएगा। तलिचर आपका कहां पे हो जाएगा, महानदी में हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, तलिचर का महानदी, कर्णपुरा का दामोदर घाटी। बी का एक कहां पे दिख रहा है, बी का एक यहां पे दिख रहा है, ए का 4 यहां पे दिख रहा है और डी का 3 यहां पे दिख रहा है और सी का 2 दिख रहा है। तो सही हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। श्याम बीवर क्या होता है, ब्लैक होल। ठीक है, हिंदी में जो आप ब्लैक होल के बारे में संकल्पना सुनते हैं उसी को हिंदी में श्याम बीवर नाम कहा है, अजीब नाम है। तो इसकी इंग्लिश जानना जरूरी है। ब्लैक होल के बारे में सवाल पूछ रहा है। हवाई जहाज की उड़ान की अभिलेखक, सूर्य का एक धब्बा, अंटार्कटिका की एक जगह या सिमट गया तारा, तो एक कोलैप्स्ड स्टार है। ठीक है, श्याम बीवर या ब्लैक होल क्या है, एक सिमट गया तारा है, यानी 34 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 34 का डी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल आपके सामने है। स्थल मंडल टेलीग्राफिक पठार का हिस्सा बताइए। टेलीग्राफिक पठार का हिस्सा क्या है, तो अटलांटिक कटल, उत्तर अटलांटिक कटक का जो हिस्सा है वो टेलीग्राफिक पठार का क्या है, हिस्सा है। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारीय रेलमार्ग पर अवस्थित नहीं है बताइए। कजान है तो स्थित है, ओमस्क है स्थित है, चिता है ये भी स्थित है, सोची जो है ना, सोची ये आपका साइबेरिया पारीय रेलमार्ग पर स्थित नहीं है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है। एल्बिडो आप जानते हैं, ये जो आपकी वापसी की शक्ति होती है, रिफ्लेक्टिंग पावर जो होता है, रिफ्लेक्टिंग पावर आपका जो होता है वही आपका क्या कहलाता है, वापसी की शक्ति, एल्बिडो। ठीक है, तो जितना रिफ्लेक्ट होता है, जैसे यहां से आया और 27% ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसी रिफ्लेक्टिंग पावर को हम लोग एल्बिडो कहते हैं, प्रकाश को। ठीक है, तो वापसी की शक्ति ही आपका क्या कहलाती है, एल्बिडो कहलाती है। आगे देखिए, वनस्पति प्रकार दिया है और किस क्षेत्रों में पाया जाता है। चैपरल के बारे में आप सब जानते हैं, चैपरल वन कहां पे पाए जाते हैं, कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं। ठीक है, चैपरल। सी का एक कहां पे मिल रहा है, सी का एक इन दोनों में नहीं मिल रहा, चाहे ये सही होगा चाहे ये सही होगा। ठीक है, आगे देखिए, फिम्बस कहां पे पाए जाते हैं, फिम्बस, तो फिम्बस आपके कहां पे पाए जाएंगे, चिली में पाए जाएंगे। ठीक है, फिम्बस आपके कहां पे पाए जाएंगे अगर पूछे तो फिम्बस आपके सॉरी दक्षिण अफ्रीका, मेटोरल चिली में पाया जाता है भैया, मेटोरल आपका चिली में पाया जाता है। डी का 4 कहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है। देखिए, ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मक्वी आपका भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। फिम्बस आपका दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, हर्सल गिब्स कहां पे थे, हर्सल गिब्स खिलाड़ी थे जो कि दाहिने हाथ से बैटिंग करते थे दक्षिण अफ्रीका के, तो गिब्स से ही फिफ्स याद कर लीजिए, फिफ्स। ठीक है, गिब्स फिफ्स, फिफ्स हो जाएंगे दक्षिण अफ्रीका में। मक्वी कहां पे, भूमध्य सागरीय में, तो बीच में है मक्की। ठीक है, दूध में पड़ जाती मक्की, तो बीच में हो गया भूमध्य सागरीय। चैपरल कहां पे, कैलिफोर्निया में। मेटोरल कहां पे है, चिली में। सही हो गया ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ता हूं भैया, देखते हैं 39 सवाल। देश दिया है और राजधानी दिया मिलाने को कह रहा है, बताइए। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, कोई डाउट ही नहीं है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, यहीं पे आपकी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री की अगर मृत्यु पूछती है कहां पे हुई थी, तो लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु हुई थी वो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुई थी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और तुर्कमेनिस्तान की है अशगागात,
तो ए का 1 सही है, बी का 2 सही है, सी का 3, डी का 4। देखिए सबके सामने एकदम सही है, ए भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर है बात? आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सूची 1 प्राकृतिक वनस्पति और सूची 2 क्षेत्र के बारे में दिया है। ठीक है, बताइएगा कौन सा कहां पे पाया जाता है। देवदार कहां पे पाया जाता है? तो देवदार जो वृक्ष होते हैं वो भूमध्य रेखीय में पाए जाते हैं। ठीक है, देवदार आपके कहां पे हो जाएंगे? तो देवदार आपका हो जाएगा भूमध्य सागरीय में। ठीक है, देवदार हो जाएगा भूमध्य सागरीय में। अधिजीवी वनस्पति कहां पाए जाते हैं? सहारा में। ठीक है, अधिजीवी वनस्पति सॉरी भूमध्य रेखीय में पाए जाते हैं भैया, अधिजीवी। ठीक है, बबूल कहां पे पाए जाएंगे? बबूल आपके पाए जाएंगे सहारा में। ठीक है, बबूल सहारा में, मरुस्थल में पाया जाएगा ना, क्योंकि वो कटीले पौधे हैं। और बयो आब कहां पाया जाएगा? सवाना में पाया जाएगा। देखिए ए का 2 हो गया, ठीक है, और बी का 3 हो गया, सी का 1 हो गया, सी का ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3 और सी का 4 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जलमंडल सवाल आ गया है। स्वेज नहर में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम क्या था? तो लेक मंजला से स्टार्ट होता है, सी नंबर इसका सही था। लेक मंजला है, लेक मंजला के बाद आपका ग्रेट बिटर लेक पाया जाता है, इसके बाद आपका लिटिल बिटर लेक पाया जाता है और फिर लेक टिम्सा पाया जाता है। तो 41 नंबर सवाल का सही जवाब हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा? 41 नंबर सवाल का सही जवाब हो जाएगा टिम्सा। कह रहा है कि उत्तर झीलों का सही क्रम ये नहीं है, लेक मंजला आपका होगा, लेक टिम्सा होगा, ग्रेट बिटर लेक होगा और लास्ट में बिटर लेक है। ठीक है, तो डी नंबर सही हो जाएगा, सी भी नहीं गलत है। ठीक है, ए बी सी गलत है, डी आपका सही हो जाएगा। लेक मंजला आपका सबसे उत्तर में मतलब ऊपर की ओर, यहाँ पे आपका लेक मंजला पाया जाता है। ठीक है, और सबसे लास्ट में यानी जब दक्षिण की दिशा में आप आएंगे तो लिटिल बिटर लेक पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, दक्षिण में आपका लिटिल बिटर लेक पाया जाता है। तो ये दोनों का नाम आपको रट लेना है। ठीक है, शुरुआत होगी लेक मंजला से और लास्ट में पाया जाएगा बिटर लेक, याद रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दिया है हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया। तो आप सबको पता है कि इस समय हिंद महासागर पे चाइना की नजर है, भारत भी अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है, अमेरिका भी हिंद महासागर की तरफ ही देख रहा है। तो ये कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है, ये भी सही है, लेकिन ये इसका कारण नहीं है कि जो अड्डा बन गया है। ये अड्डा इसलिए बन गया कि अगर आपका हिंद महासागर में कंट्रोल हो जाएगा तो आप समझिए कि लगभग पूरे विश्व में इस समय आपका व्यापार उसी क्षेत्र से सिमटका हुआ है। तो आपका उस क्षेत्र पे कंट्रोल का मतलब कि आप संपूर्ण विश्व में राज करेंगे, इस कारण है। तो ए और बी दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल संबंधी सवाल पूछा है, पूछा चक्रवात, कुछ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में दिया गया है और पूछ रहा किस देश में आते हैं। तो भैया देखिए डेविड विली के नाम से याद रख लीजिए, कहां पे खेलता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से मिला दीजिए। ठीक है, हरिकेन कहां पे आता है? यूएसए में आता है। ठीक है, हरिकेन यूएसए में आता है, याद रहेगा। तो देखिए ए का हो गया 2, कहां पे दिख रहा है? ना इसमें दिख रहा ना इसमें दिख रहा, तो ये दोनों तो होने नहीं है सही है। ठीक है, इसमें दिख रहा, ए का 2 दिख रहा है और डी का 4 कहां दिख रहा है? ए का 2 यहां पे दिख रहा है और डी का 4 यहां पे दिख रहा है, यानी यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। तो बी का हो जाएगा 3, बी का क्या हो जाएगा? टाइफू कहां पे आती है? जापान में। और बगुइयो कहां पे आता है? फिलीपींस में। इसके अलावा आपसे और पूछ सकता है चाइना में क्या आता है, तो टाइफून अगर दे दे आपको, टाइफून के बारे में दे दे, तो टाइफून चक्रवात कहां पे आता है? चीन में आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन पांचों का नाम। बिली बिलीज को डेविड विली के नाम से याद कर लीजिए, जो क्रिकेटर है, मैच खेलता है, ऑस्ट्रेलिया के याद कर लीजिए। टाइफू जापान से याद कर लीजिए, जापान में लोग छोटे छोटे होते हैं, तो टाइफू याद कर लीजिए, टाइफू छोटा लोग। ठीक है, बगुइयो कहां पे आता है? फिलीपींस में। और हरिकेन के बारे में तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, यूएसए में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पवन के बारे में दिया है और देश के बारे में पूछ रहा है। देखिए सांता आंता पवन जो चलती है, सांता अना पवन, ये कैलिफोर्निया यानी यूएसए में चलती है, तो बिल्कुल सही है, वहीं पे चलती है। हबूब जो है ये हवा कहां पे चलती है? सूडान में। हबूब हवा सूडान में चलती है, ये भी सही है। यामो हवा जापान में चलती है, ये भी सही, नमोश जान लीजिए, यामो जापान में। लेकिन मिस्ट्रल कह रहा भैया ऑस्ट्रेलिया में, तो मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलती है, मिस्ट्रल कहां चलती है? फ्रांस में चलती है। ठीक है, तो मिस्ट्रल हवा आपकी कहां पे चलती है? फ्रांस में चलती है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो मिस्ट्रल हवा कहां पे चलती है? फ्रांस में चलती है, इस बात को आप लोग
याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल आ गया, मानव भूगोल एवं मानचित्रावली। 45, निम्नलिखित में से कौन ने जनजातियों के बारे में दिया है और स्थान पूछ रहा, कौन सा सही सुमेलित नहीं। देखिए, पिग्मी जनजाति पाई जाती है कांगो बेसिन में, बिल्कुल सही है। अंगामी मैंने बताया है आपको कहां पाई जाएगी, नागालैंड में। एनू आपकी जापान में पाई जाती है। किर्गिज जो है ना, ये मध्य एशिया में पाई जाती है, सूडान में नहीं पाई जाती है। किर्गिज कहां पे पाई जाती है, मध्य एशिया में। ठीक, तो किर्गिज जनजाति कहां पे पाई जाती है, मध्य एशिया में पाई जाती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो 45 का सही हो जाएगा क्या, डी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। 46 नंबर, भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि। बताइए, भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि 0 से 40% वायु की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है इसलिए, 60 वर्ष से अधिक की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है इसलिए, या 15 वर्ष की आयु की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। तो 46 का क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है, डिपेंडेंसी रेशियो इसलिए घट रहा है क्योंकि यहाँ पे 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या अधिक है, तो ये लोग खुद पे निर्भर हो रहे हैं, इसलिए डिपेंडेंसी रेट आपका कम हो रहा है। ठीक, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित सवाल आ गए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या, बताइए। यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 47 नंबर सवाल आपके सामने है, बताइए इसका क्या होगा। तो प्रस्तावना जो है ना, यह आपका लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, प्रस्तावना आपका क्या हो सकता है, लागू नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। तो प्रस्तावना को लागू नहीं किया जा सकता है। चीजें क्लियर हैं, आगे बढ़िए। सवाल है अगला, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन जीवन रक्षा के बारे में प्रावधान किए गए हैं। बताइए, तो राज्य के नीति निषेधक तत्वों में भी प्रावधान किया गया है और मूल कर्तव्यों में भी किया गया है क्या। 48 नंबर सवाल आपके सामने है। तो देखिए, दोनों में किया गया है। राज्य के नीति निषेधक तत्वों में आपका पर्यावरण संरक्षण वगैरह पढ़ते नहीं है, किसमें, आर्टिकल 48 में आपका वहां पे दिया गया सारा कुछ। ठीक है, और मूल कर्तव्य में यानी अनुच्छेद 51 का में भी इसके बारे में चर्चा की गई है। तो बोथ ए एंड बी आर राइट। ठीक है, तो 48 का क्या हो जाएगा बच्चा, 48 का हो जाएगा सी। ठीक है, ठीक है, तो 48 ए में आपका ये है, 48 ए में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये आपका किस में हो जाएगा, 48 ए में हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण वगैरह। पशुपालन 48 में है। ठीक है, पशुपालन और कृषि 48 में, 48 ए में आपका हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण, जिसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपका जोड़ा गया था। ठीक है, और 51 ए जी में यानी का जी में का के दिया गया है मूल कर्तव्य। ठीक, आगे बढ़िए। 42वां संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। बताइए, तो आप सबको पता है आर्टिकल 43 ए के माध्यम से श्रमिकों की भागीदारी यानी कर्मकारों की प्रबंध में भागीदारी। ठीक है, प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी, प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी। ठीक है, की भागीदारी शुरू की गई थी आपका किसमें, 48-43 ए यानी 49 का क्या सही हो जाएगा, डी नंबर आपका सवाल सही हो जाएगा। ठीक है, और आप सबको पता है कि नीति निषेधक तत्व तो कहां दिया गया है, 36 से लेके 51 तक में। ठीक है, तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक में आपके नीति निषेधक तत्वों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, भाग 4 में आपका दिया गया है नीति निषेधक तत्व। ठीक है, किसमें दिया गया भैया, भाग 4 में आपका नीति निषेधक तत्वों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। भाग 1 में क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। चीजें समझ में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक कथन को ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। बताइए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। कारण में देखिए कह रहा है, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो हमारे संविधान में आर्टिकल 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग की कोई परिभाषा नहीं बताई गई है। कथन और कारण दोनों सही है, मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, लेकिन ये व्याख्या नहीं करता। ठीक,
भारत में भाषाई और धार्मिक आधार पर ही अल्पसंख्यक वर्ग निर्धारित किया गया, इसको आप याद रखिएगा। बाकी अलग से इस शब्द को आर्टिकल 30 के अंतर्गत आपको परिभाषित नहीं किया गया है, तो 50 का बी नंबर आपका सही होने वाला। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, बताइए। बंदी प्रत्यक्षीकरण को कहते हैं टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। 51 का एक वाला तो बिल्कुल सही कह रहा है, इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। मैंडेम परमादेश कहते हैं बी कमांड, ठीक है। प्रतिषेध कहते हैं टू बी सर्टिफाइड, ये नहीं है। अधिकार परीक्षा को कहते हुए बाई व्हाट अथॉरिटी। देखिए आप सब भारतीय संविधान के याद रखिए, आर्टिकल 32 के अंतर्गत अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, ठीक है, तो आप जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत सीधा सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के तहत आप जा सकते हैं हाई कोर्ट। ठीक है, तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। तो टू बी सर्टिफाइड किसका है, उत्प्रेषण का है। ठीक है, प्रतिषेध का होता है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। ठीक है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन होता है, याद रखिएगा, रिट ऑफ प्रोहिबिशन होता है, ऑफ प्रोहिबिशन होता है किसका, उत्प्रेषण प्रतिषेध का। और टू बी सर्टिफाइड किसका होता है, ये आपका प्रतिषेध का होता है। चीजें क्लियर, आगे बढ़िए। देखिए किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य, बताइए किसने कहा कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। लॉर्ड ब्राइस ने, आइवर जेनिंग्स ने, एच.जे. लास्की ने, या के.एस. हुइयर ने। तो भैया के.सी. हुइयर ने कहा है कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। ठीक है, किसने कहा है, के.सी. हुइयर ने कहा है कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। आगे बढ़िए। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में कौन सा सही है, बताइए। 53 में पूछ रहा है कौन सा सही है। दिया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल के कार्यालय के लिए शर्तें, राज्यपाल की पदावधि, या राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो आर्टिकल 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में बताया गया। ठीक है, आर्टिकल 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया गया है। आगे देखिए, किस वर्ष में अकाउंटिंग ऑडिट को लेखा परीक्षा को अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित हो गया, बताइए। कै नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बताइएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कब अलग किया गया, तो 1976 में इस डिपार्टमेंट को अलग कर दिया गया था। ठीक है, चीजें क्लियर रहेंगी, आगे बढ़िए। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, यही मेन डिफरेंस है अमेरिका के संघ में और भारत के संघ में। अमेरिका में राज्यों को अलग होने का अधिकार है क्योंकि वहां राज्य मिलकर अमेरिका बनाए हैं, इसीलिए उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये राज्य यूनाइट हुए हैं तब अमेरिका बना है, लेकिन भारत में भारत पहले बना है तब राज्य बना है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। दूसरा आपका गलत है, तो 55 का केवल और केवल क्या सही हो जाएगा, 55 का केवल और केवल एक सही हो जाएगा, ओनली वन। ठीक, आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, या 1977 में आया, इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता, बताइए। 56 नंबर सवाल का क्या सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। इसका जो प्रधान होता है ना, वो कैबिनेट सचिव नहीं होता। पीएमओ कब बनाया गया था, जब इंदिरा गांधी थी 1976 में, तो उन्होंने ही आपको ये बनाया था, और इसी को हम लोग प्रधानमंत्री सचिवालय कहते थे। ठीक है, तो ये कैबिनेट सचिव के निर्देशन में नहीं बल्कि प्रधान सचिव के निर्देशन में काम करता था। किसके निर्देशन में, प्रधान सचिव इसका हेड होता था। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। दिया है धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, तो भैया धन विधेयक के बारे में आप सब जानते हैं कि आर्टिकल 110 में इसको परिभाषित किया गया। तो 57 का क्या सही हो जाएगा, बी, आर्टिकल 110 में। और धन विधेयक के बारे में आप बहुत चीजें जानते होंगे कि इसको केवल और केवल कहां प्रतिस्थापित किया जाता है, तो धन विधेयक केवल आपको लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, तो धन विधेयक केवल कहां पे पेश किया जाता है, लोकसभा में, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में आपका पेश किया जाता है। आगे बढ़िए, देखिए अगला सवाल क्या है। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, बताइए। इसमें से आपको क्रम बताना है। ठीक है,
तो महाराजा हरि सिंह ने विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किए, भारत का संविधान लागू हुआ। ठीक है, तो पहले तो ये करते हैं, फिर भारत का संविधान होता है। जम्मू कश्मीर की प्रभुत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया और जम्मू कश्मीर राज्य का एक नया संविधान लागू हुआ। तो 1 2 3 4 यानी 58 का क्या सही होने वाला है? सी, 1 2 3 4, ये पूरा सीक्वेंस आपका सही है। ठीक है, तो हस्ताक्षर कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1947 को इन्होंने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किया था। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, मतलब संविधान उसी दिन कुछ पोर्शन लागू हो गया था। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 1950 में भारतीय संविधान आपका जानते 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। इसके बाद 1957 में आपका जम्मू कश्मीर वाला चीज 1957 में वहां पे लागू किया गया संविधान को, जम्मू कश्मीर का जो अलग संविधान बना। ठीक है, 26 1950 57 को, और इसके बाद ये बना, तो ये क्रम मिल जाएगा आपको। आगे बढ़िए, 58, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। जनगणना किसका विषय है? आप सबको पता है कि जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है। ठीक है, तो ये तो आपका सही सुमेलित है। 59 नंबर सवाल आपके सामने है, पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, दिया है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची दिया भैया, तो द्वितीय अनुसूची में है क्या? चौथी अनुसूची में है। सीटों का बंटवारा किसमें दिया गया है? चौथी अनुसूची में आपका राज्यसभा में सीटों का बंटवारा दिया गया है, इस बात को याद रखिएगा। दल बदल संबंधी कानून 52वां संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था, किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कहां है? राज्य सूची में। तो बाकी आपका सब सही है, केवल और केवल क्या गलत है? 3 नंबर आपका सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़िए, केंद्र और राज्य के बारे में न्याय व्यवस्था से संबंधित चीजें आपकी अब पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो आइए उधर देखते हैं। देखिए, दिया 60 नंबर सवाल, केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। बताइए, 60 नंबर सवाल आपके सामने दिया है, कह रहा है कि भारत के संविधान की अनन्य अधिकारिता है। तो ये बात एकदम सही है, कारण सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। ठीक है, तो केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता यानी कि न्यायिक आपकी रिव्यू की आप यहां पे कर सकता है। ठीक है, रिव्यू कर सकता है न्यायालय, अगर कोई कानून सरकार बना रही है और वो लगता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उस कानून के माध्यम से उल्लंघन हो रहा है, तो उसकी रिव्यू कर सकती है कौन? आपकी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ए आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी आपका करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज से संबंधित सवाल आ गया है। 50% सीटें अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, क्या ऐसा है पंचायतों में? नहीं है भैया, पंचायतों में ऐसी व्यवस्था आपकी नहीं की गई, आप सबको पता है। तो कौन सा? ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 33% सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, महिलाओं के लिए। आगे बढ़िए, ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग नहीं होते। ठीक, ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें 18 वर्ष से अधिक लोग रहते हैं जो कि चुनाव में वोट दे सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आप जानते रहिए कि ग्राम सभा में जो लोग होते हैं वो सभी ग्राम सभा के लोग नहीं होते। ग्राम सभा के मेंबर उनको कहा जाता है जो 18 वर्ष के हो गए। मध्यवर्ती स्तर पे क्या होगा? एक पंचायत होगा। आपका कह रहा है कि मध्यवर्ती स्तर पे एक पंचायत होगा, तो ये सही है, केवल डी आपका सही होने वाला। ठीक है, चलिए बाकी पंचायतों के बारे में जाते हैं। 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जो किया गया था, इसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा आपका प्रदान किया गया। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था भारत में लागू की गई। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंड की हुई है 1957 में। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, तो पंचायती राज दिवस आपका कब मनाया जाता है? आप सबको पता है कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के बारे में अगर पूछे तो बताइएगा 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, ये आपका जो हुआ था 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में, ये आपका 24 अप्रैल से लागू हुआ था। ठीक है, 24 अप्रैल से ये संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसी वजह से 24 अप्रैल को हम लोग किसके रूप में मनाते हैं?
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। 63 नंबर सवाल है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए हैं? तो देखिए 11वीं में पंचायतों से संबंधित आपके 29 विषय रखे गए हैं। ठीक है, कितने विषय रखे गए हैं? 29 विषय आपके पंचायतों से संबंधित रखे गए हैं। किसमें? 11वीं अनुसूची में। वहीं अगर पूछे नगर पालिका से संबंधित यानी 12वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए हैं? 12वीं अनुसूची में आपके कितने विषय रखे गए हैं? तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के लिए 18 विषय आरक्षित रखे गए। ठीक है, तो दोनों चीजें याद रखिएगा। 11वीं में पंचायत है, पंचायत से संबंधित कितने विषय रखे गए हैं? 29। और 12वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए? आपके 18 विषय रखे गए हैं। ठीक है, आइए अगला। अगला आपका है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो देखिए 6ठी अनुसूची में जो प्रावधान दिए गए वो लागू होते हैं असम में, ठीक है, मेघालय में, और कहां पे? मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम में। इसके अलावा और लागू होते हैं आपके त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा में। तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में लागू होते हैं। अब आप इसमें से देख लीजिए कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो त्रिपुरा में केवल लागू होता है। ठीक है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में से केवल त्रिपुरा मिल रहा है, तो यहीं पे केवल आपका लागू होता है। ओके, 64 हो गया आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आगे आपका अर्थव्यवस्था से संबंधित सवाल इसमें मिलेंगे। ठीक है, अभी हमने जो सॉल्व किया वो संविधान से संबंधित थे, इसके आगे आपके अर्थव्यवस्था से संबंधित सवाल मिल जाएंगे। ये है आपका 65 नंबर सवाल, पर्यावरणीय कुजनेट्स। ठीक है, यहाँ आप देख सकते होंगे पर्यावरणीय कुजनेट्स, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको जनाई पड़े। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? तो पूछ रहा है कि इस वक्र का जो आकार होता है वो किस आकार का होता है? ऑप्शन आपके सामने दिया, उल्टा यू आकार का, उल्टा वी आकार का, उल्टा एल आकार का, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अब से याद रखिएगा, पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार अगर कभी पूछे तो उल्टा यू आकार का होता है। ठीक है, तो इसका आकार कैसा होता है? उल्टा यू आकार का ये होता है। ये जो कुजनेट वक्र है ये पर्यावरणीय क्षति और प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। किसके मध्य में? पर्यावरणीय क्षति। ठीक है, तो ये आपका पर्यावरणीय, ये पा हो गया, तो पर्यावरणीय क्षति और प्रति व्यक्ति जीडीपी। ठीक है, प्रति व्यक्ति जीडीपी के बीच संबंध दर्शाता है। ठीक है, याद रहेगा आपका। तो ये पर्यावरण जो कुजनेट्स वर्क होता है पर्यावरण का आपका, ये पर्यावरणीय क्षति और प्रति व्यक्ति जीडीपी के बीच में संबंध दर्शाता है, और इसका आकार क्या होता है? उल्टा यू आकार का ये वक्र आपका होता है। ठीक है, तो जब भी आपसे कुजनेट्स वक्र के बारे में पूछे तो उल्टा यू आकार का, और ये करता क्या है? तो ये पर्यावरणीय क्षति और प्रति व्यक्ति जीडीपी के बीच में संबंध को दर्शाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करना, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रकीय विकास सुनिश्चित करना, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। तो 66 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा आप लोग बताइए। तो देखिए 66 नंबर सवाल का सही जवाब जैसे दिया कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों का मतलब क्या होता है बताइए। तो सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सभी को संसाधन देना, सामाजिक और आर्थिक ऊपर पूंजी का निर्माण करना, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, यह भी सही है, और समतावादी लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ना। तो ये सारे जो भी आप पढ़ रहे हैं ये चारों आपके सही हैं। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 ये सभी इसके सही है। आगे बढ़िए, गरीबी और आपका बेरोजगारी संबंधित सवाल है। बहुआयामी निर्धरता सूचकांक में सम्मिलित होता है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। तो आप सबको पता है कि ये जो निर्धनता सूचकांक आपका जारी किया जाता है इसमें आपके तीनों चीजें होती हैं। ठीक है, तीनों चीजों की बात करें तो कौन कौन सा होता है? स्वास्थ्य को लिया जाता है, शिक्षा को और जीवन स्तर को। तो 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। तीनों सही है। आप जान लीजिए कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को शामिल किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए 68 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में से किस
प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका कहां पूछा गया है, यूपी पीसीएस 2019 का पेपर हम लोग आपको सॉल्व कर रहे हैं, जो प्री का एग्जाम हुआ था 2019 का। इसके पहले 2022 का पेपर अपलोड हो चुका है, 2021 का अपलोड हो चुका है और 2020 का अपलोड हो चुका है। आज हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो पेपर है आपका किसका, 2019 का। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना, विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना जाता है, तो वो आपका है पहल। ठीक है, तो पहल जो कि जिसमें आपको सब्सिडी प्रदान की जा रही है किसके लिए, एलपीजी गैस सिलेंडरों के लिए, इसके अंतर्गत एलपीजी गैस सिलेंडरों के लिए प्रदान किया जा रहा है। ये योजना कब शुरू किया गया था, तो 15 नवंबर 2014 को शुरू किया गया था। 15 नवंबर 2014 को इस योजना को आपका स्टार्ट किया गया था। तो पहल योजना के अंतर्गत जनता के खातों में सीधे हस्तांतरित की जाती है कौन सी, रसोई गैस सब्सिडी आपकी। ठीक है, तो ये रसोई गैस सब्सिडी जो भेजी जाती थी जनता के खातों में, ये आपकी सबसे बड़ी परियोजना थी, जो कि डायरेक्ट बेनिफिट मनी के डीबीटी के माध्यम से आपका रसोई गैस का सब्सिडी भेजा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जो सम्मिलित नहीं है। तो देखिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में कुल 5 कार्यक्रम सम्मिलित है, जिसमें राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम शामिल है, आपका अन्नपूर्णा आपका शामिल है। ठीक है, और ये जो दिया किसान महिला सशक्तिकरण परियोजना, ये शामिल नहीं है। तो पूछा ये था कि निम्न में से कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है, तो 69 का क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इसमें 5 आपके शामिल है। तो देखिए 2 तो दे दिया, राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम और आपका अन्नपूर्णा, ये दोनों दे दिया। इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा अवस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, तो इंदिरा गांधी वृद्धा अवस्था पेंशन, इंदिरा गांधी विधवा, ये 2 हो गया, और एक और बचेगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन। ठीक है, तो देखिए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और निःशक्तता पेंशन, यानी जो दिव्यांग पेंशन दिया जाता है, वो 3 और शामिल है। तो उन तीनों को लेके ये 2 और 5 हो जाएंगे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत। आगे बढ़िए, 70 नंबर दिया है कि हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी में तेजी से गिरावट आई है। 70 नंबर सवाल कह रहा है कि तेजी से क्या आई है, गिरावट आई है। ठीक है, तो हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेजी से गिरावट आई, सही है। कह रहा कि पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई है। ठीक है, तो इसके कारण भागीदारी में गिरावट आई है, तो दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे की ये व्याख्या नहीं करते हैं। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं करता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है, बताइए। तो वर्ष के अधिकांश हिस्से में जो लोग बेरोजगार बने रहते हैं उसको सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं, सामान्य स्थिति बेरोजगारी उस चीज को कहा जाता है। किसकी भाषा में, इकोनॉमी की भाषा में उसको सामान्य स्थिति बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो भी लोग वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहते हैं उनको सामान्य स्थिति बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया, बताइए। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है, मॉरिस डी मोरिस के द्वारा। बताइए 72 नंबर सवाल आपके सामने है, किसके द्वारा, मॉरिस डी मोरिस, यूएनडीपी, महबूब उल हक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक जो है आपका PQLI, ठीक है, क्या है PQLI, इसको विकसित किया गया है मॉरिस डी मोरिस के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो मॉरिस डी मोरिस के द्वारा इसको विकसित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 73 नंबर सवाल कृषि उद्योग एवं व्यापार से है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी, सही है। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देगी, सही है। 18 वर्ष से अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी, तो ये भी आपका सही है। 73 नंबर सवाल का आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी ये तीनों आपका सही है। तो जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना है इसमें 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को ये
आच्छादित करेगा, मतलब कवर करेगा। ठीक है, तो 75% ग्रामीण जनसंख्या के लिए और 50% शहरी को ये कवर करेगा, इसको याद रखिएगा। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर इसमें विशेष ध्यान दिया जाएगा। और परिवार की जो भी महिला 18 वर्ष से बड़ी होगी, सबसे बड़ी महिला उसमें से जो होगी, उसी को परिवार का मुखिया इसमें माना जाएगा। तो 1, 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तो देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, पीसीएस का पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आप सॉल्व करके जाएंगे तो यकीन मानिए 30-40 सवाल तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है कि भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा सही है। 74 नंबर सवाल आपके सामने है, पूछ रहा है कि पट्टेदारी के सुधार के संबंध में कौन सा सही है। लगान का विनियमन, रेगुलेशन ऑफ रेंट, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अवधि की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलनी चाहिए, ये भी सही है। कन्फर्मेंट ऑफ ऑनरशिप ऑफ टेनेंट्स यानी पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा होनी चाहिए। तो भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों में ये तीनों आपके सही हैं, यानी 1, 2 और 3 ये तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों को उनके कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो ये जितनी कमेटी यहाँ पे दी गई है, किसके लिए दी गई है? लघु उद्योगों के लिए दी गई हैं। इनको आपको अरेंज करना है समय के हिसाब से। ठीक है, तो एक एक कमेटी को क्या करना है आपको करना अपने हिसाब से। कार्य समिति कब बनी थी बताइए? कार्य समिति आपकी बनी थी 1955 में। तो डीके कार्य समिति कब बनाई गई थी? डीके कार्य समिति आपका 1955 में बनाई गई थी, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा नायक समिति कब बनाई थी? 1991 में बनाई गई थी। और आबिद हुसैन समिति आपका 1995 में बनाई गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, नायक समिति 1991 में, आबिद हुसैन समिति 1995 में, कार्य समिति 1955 में और एस कोहली समिति आपकी बनाई गई थी सन 2000 में। ठीक है, याद रखेंगे, याद रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपकी डीके कर्वे समिति बनाएगी, किसके लिए? लघु उद्योगों के लिए। ठीक है, इसके बाद आपकी बनाएगी नायक समिति, किसके लिए? लघु उद्योगों के लिए। इसके बाद बनाएगी आबिद हुसैन समिति यानी 1995 में, और एस कोहली समिति आपकी बनाई गई थी सन 2000 में। तो सही क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा 4, आपको 4 कहां दिख रहा है? यहां पे। इसके बाद हो जाएगा कौन सा? 4 के बाद आपको दिख रहा होगा 2। ठीक है, तो देखिए, आबिद हुसैन 1995, नायक समिति आपको हो गए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4213। ठीक है, याद रहेगा। तो याद कर लीजिए, नायक 1991 में, ठीक है, आबिद हुसैन 1995 में, ये 2000 में, और ये आपका इधर। ठीक, चीजें क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य बना दिया है। बताइए, कंपनी एक्ट यानी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, जिसको हम लोग कहते हैं CSR, तो कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व को क्या कर दिया है? अनिवार्य बना दिया है। बताइए, तो कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य बना दिया है, भैया गलत है। ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% CR गतिविधियों में व्यय करना है, ये भी गलत है। इसमें यह कहा गया था कि पिछले 3 साल का जो आपका आएगा, इसमें संशोधन कर दिया गया था। कब? 2013 में। ठीक है, तो 2013 में इसको संशोधन किया गया, ना कि कंपनी एक्ट 2014 होगा, ये आपका 2013 होगा, पहली बात। और इसमें यह बात आपकी बोल दी गई थी कि त्रिवार्षिक शुद्ध लाभ का, इसमें कहा ना वार्षिक लाभ का, तो वार्षिक लाभ का नहीं, वही मैं आपको बोल रहा हूं, त्रिवार्षिक शुद्ध लाभ का जो औसत निकल के आएगा, उसको आपको सामाजिक गतिविधियों में करना पड़ेगा। ठीक है, तो CSR के अंतर्गत पिछले 3 साल का आपके लाभ का जो औसत आएगा, उसका आपको कितने % खर्च करना पड़ेगा? उसका आपको कितने % खर्च करना पड़ेगा? 2% खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, 2%। तो पिछले 3 साल के लाभों का औसत मान लीजिए आपका निकल के आया 40 करोड़ रुपया। ठीक है, तो इस 40 करोड़ का 2% आपको CSR के रूप में खर्च करना पड़ेगा। ये कब आया था? 2013 में। तो ना तो एक सही होगा, ना तो 2 होगा। ठीक है, तो आप जान लीजिए कि CSR के अंतर्गत आपको पिछले 3 वर्ष के औसत का 2% सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत आपको खर्च करना पड़ेगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन नंबर 77 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था? तो बताइए, सतत विकास लक्ष्यों के
कार्यान्वयन के लिए आपका नोडल संस्था कौन सा है, यही सवाल आपका पूछ रहा है। तो दिया है योजना आयोग, बी निवेश आयोग, नीति आयोग या वित्त आयोग। तो वर्तमान में आपका जो नीति आयोग है बच्चों, ठीक है, नीति आयोग कब बना था, आप सबको पता है कि 1 जनवरी 2015 को आपका नीति आयोग बनाया गया था, ठीक है। तो 1 जनवरी 2015 को आपका नीति आयोग बनाया गया था। यही आपकी भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। इसने किसका स्थान लिया है, योजना आयोग का स्थान लिया। पहले योजना आयोग था, वही 1 जनवरी 2015 से क्या बन गया, नीति आयोग। इधर देखिए वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 280 में आपका वित्त आयोग है। इस बारे में भी आप चर्चा कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है। तो आर्टिकल 280 में क्या दिया है, वित्त आयोग दिया गया है। आगे बढ़िए, आगे हम लोग साइंस वाले पोर्शन में, जब किसी साबुन के बुलबुले को, दिया सवाल 78 नंबर सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है, ठीक है, तो निम्न में से क्या घटित होता है। तो जब भी आप किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित करते हैं तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पे उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। अगला 79 नंबर सवाल, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटक के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। बताइए, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। 79 नंबर सवाल आपके सामने है। ए ऑप्शन दिया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन या अपवर्तन। तो ये काम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा किया जाता है। तो प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में जो संचरण होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से होता है। इस बात को आप लोग कंठस्थ रखिएगा, सवाल रिपीट हो सकता है। आगे देखिए, केमिस्ट्री संबंधित सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, बताइए। इसमें 80 नंबर सवाल में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, ऑक्सीटोसिन आपका हार्मोन से आप सबको पता है, एस्पार्टाम आपका संश्लेषित मधुरक है, नियोप्रिन एक विशिष्ट रबर है। इसमें जो दिया रूपांतरित स्टार्च, तो रेयान क्या है, एक कृत्रिम रेशा है, ठीक है। रेयान क्या होता है, कृत्रिम रेशा होता है, ना कि आपका रूपांतरित स्टार्च होता है। तो ये आपका कृत्रिम रेशा होता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो रेयान क्या होते हैं, कृत्रिम रेशा है। तो यही एक सही सुमेलित नहीं है, बाकी सही आप सभी आपके क्या हैं, सुमेलित हैं, ठीक है। आइए 81 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। थर्मस फ्लास्क में, तो आप लोग जो थर्मस का यूज करते हैं ना आजकल, मिल्टन उल्टान का बोतल इस्तेमाल करते हैं गर्मियों में पानी को बहुत देर तक ठंडा रखने के लिए, या ठंडियों में बहुत देर तक उसको गर्म रखने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, थर्मस फ्लास्क, जैसे मिल्टन वगैरह का आता है। तो इसमें लंबे समय तक तरल, गर्म या ठंडा, मतलब लंबे समय तक इसमें पानी या चाय जो कुछ आप रखते हैं, अगर आप उसमें ठंडा पानी रखेंगे तो लंबे समय तक ठंडा रहेगा, अगर आप गर्म पानी रखते हैं तो लंबे समय तक वो गर्म रहता है। तो पूछ रहा है क्योंकि उष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है, तो ये किस विधि का काम होता है, मतलब किस चीज पर ये आपका काम करता है कि ये चीजें आपकी ठंडी या गर्म बनी रहती है। तो देखिए, संचालन होता है, इसमें संवहन एवं विकिरण होता है। तो बोथ ए और बी दोनों राइट है कि इसमें संचालन, संवहन एवं विकिरण तीनों चीज होती है, इसीलिए इसमें हानि अथवा प्राप्ति आपकी कोई भी नहीं होती है। तो 81 का हो जाएगा सी, ए और बी दोनों सही है। आगे देखिए 82 नंबर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें आपका कैल्शियम है। चीनी मिट्टी में कैल्शियम पाया जाता है, नो। कोरंडम में कैल्शियम पाया जाता नहीं, टैल्क में पाया जाता नहीं। जिप्सम आपका ऐसा चीज है कि जिसमें आपका कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। तो जिप्सम में आपका क्या पाया जाता है, कैल्शियम विद्यमान रहता है। लगभग जिप्सम में कितना परसेंट, 23.3% आपका क्या पाया जाता है, कैल्शियम। तो इसमें 23.3% आपका Cl यानी कैल्शियम पाया जाता है जिप्सम के अंतर्गत, ठीक है। तो मृदा अगर क्षारीय हो जाती है तो उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कृषि के लिए। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, इधर दिया आपका पदार्थ और इधर दिया प्रयोग। पूछ रहा है इनमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग दिया, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, तो ये आपका नहीं सही है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा में, आप जान लीजिए। लिथियम बाइकार्बोनेट का गठिया में उपचार होता है, ये भी जान लीजिए। दुधिया मैग्नीशिया का प्रति अम्ल में होता है, ये भी जान लीजिए। बचा आपका सिल्वर ब्रोमाइड, तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किसमें किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक है, फोटोग्राफी
फोटोग्राफी में किया जाता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहां करते हैं हम लोग? फोटोग्राफी में करते हैं भैया। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए। अगला 84 नंबर सवाल भी पूछ रहा, कौन सही सुमेलित नहीं है? अलवणीकरण, समुद्री जल जो होता है वो आपका अलवणीकरण होता है, डिसलाइजेशन होता है, ठीक है। अगला है 84 का बी दिया है कि प्रतिलोम प्रसारण पेयजल में होता है, विकृतीकरण प्रोटीन में होता है, पाश्चुरीकरण आपका लिखा है चाय में होता है। 84 में कह रहा है कि पाश्चुरीकरण के तहत चाय होता, तो चाय नहीं होता, पाश्चुरीकरण किसमें होता है? दूध वगैरह का पाश्चुरीकरण आपका किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए 85, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण? बताइए। तो शाकनाशक का उदाहरण कौन सा है? 85 नंबर सवाल आपके सामने है, दिया है सोडियम क्लोरेट। तो जो आपका सोडियम क्लोरेट होता है वो आपका शाकनाशक का एक उदाहरण है, ठीक है। तो सोडियम क्लोरेट जो होता है वो शाकनाशक का एक आपका उदाहरण है। ये शाकनाशकों का प्रयोग ऐसे पौधों के लिए किया जाता है जो बिना चाहे खेत में उग जाते हैं, ठीक है। तो जो खरपतवार आ जाते हैं उन्हीं को हम लोग उनके नाश के लिए, यानी उनको खत्म करने के लिए जो चीज की बुआई करते हैं उसको क्या कहते हैं? सोडियम क्लोरेट। आगे देखिए, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है उसको क्या कहते हैं? बताइए। तो 86 नंबर सवाल आपके सामने है, वह कौन सी गैस है जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है और भूमि के तापमान में वृद्धि करती है? उस गैस का नाम है आपका मीथेन, ठीक है। कौन सी गैस है? मीथेन गैस है, CH4, ठीक है। इसी को हम लोग किस गैस के नाम से जानते हैं? मार्स गैस के नाम से इसी को जानते हैं, ठीक है। तो मीथेन गैस जिसका फार्मूला होता है CH4, उसी को मार्स गैस के नाम से जानते हैं। तो धान के खेत से ये क्या होता है? उत्सर्जित होता है और भूमि के तापमान में वृद्धि करने में सहायक होता है मीथेन, ठीक है। 86 नंबर सवाल आपका हो गया। 87 नंबर सवाल आपके सामने है, बताइएगा इसका सही जवाब क्या होने वाला है, ठीक है। देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपके मिलाना है, ठीक है। तो क्योलार क्या है? क्योलार एक संश्लेषित रेशा है, ठीक है। टेक्साल क्या है? ये आपकी कैंसर रोधी दवा है। जिंक फास्फाइड क्या है? जिंक फास्फाइड आपका क्या है? रोडेस्नासी है। और नाइट्रोसेल्यूलस के बारे में आप जानते हैं क्या है? एक विस्फोटक है, ठीक है। तो नाइट्रोसेल्यूलस आपका एक विस्फोटक हो जाएगा। जिंक फास्फाइड आपको बताया मैंने क्या हो जाएगा? रोडेनवासी हो जाएगा। टेक्साल आपका कैंसर रोधी दवा है, याद ही रखेंगे। और क्योलार आपका क्या हो जाएगा? संश्लेषित रेशा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 88 नंबर, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात वो गायब हो जाता है? जैसे कपूर है, नेफ्थलीन है अथवा शुष्क बर्फ है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को आप सबको पता है क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। 88 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस घटना को ऊर्ध्वपातज क्रिया कहा जाता है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना है कि कौन सा प्रयोग, किसका प्रयोग सर्वप्रथम आपका किया गया था? बताइए। तो क्योलार 1964 में किया गया था, ठीक है भैया। क्योलार को प्रयोगशाला में कब किया गया? 64 में। इसके अलावा अगला आपका है फ्लोरीन। फ्लोरीन कब आया? 85 में। 1985 में फ्लोरीन किया गया था। ब्लैक गोल्ड की अगर हम लोग बात करें तो 2019 में आपका ब्लैक गोल्ड प्रयोगशाला में यूज हुआ था। रही बात गैफ्रीन की, तो गैफ्रीन का प्रयोग कब किया गया? 2004 में किया गया। तो ये भैया एकदम जिसको कहें कि तथ्य वाला सवाल था, इसमें तो कोई दिमाग लग ही नहीं सकता था। जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा और लास्ट में 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चीजें क्लियर है? चलिए 90 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला है आपका, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो दालों के साथ ये संयोजन करते हैं। किसके साथ? दालों में, पल्स में। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? दालों के साथ करते हैं। आगे बढ़िए, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित परिस्थितियों के कारण बताइए। तो तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व जो होता है वो किसके कारण होता है? यही आपसे पूछ रहा है। अकार्बनिक अम्ल के कारण, कार्बनिक अम्ल के कारण, या फिर फिनॉल एवं फ्लेवोनोनाइड। तो इन्हीं के कारण उसमें फिनॉल एवं फ्लेवोनोनाइड पाया जाता है, जिसके कारण उसका औषधीय महत्व होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, मानव चिकित्सा विज्ञान यानी जूलॉजी संबंधित सवाल आपके सामने आ गया है। 92 नंबर सवाल आपके सामने है। बताइए 92 नंबर का सही जवाब क्या होने वाला है? निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? बताइए। सवाल पूछ रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिया है इनमें में से किस
जीव का जो रक्त होता है वो सफेद होता है? बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सवाल है कि कौन सा ऐसा जीव है जिसका रक्त सफेद रंग का होता है? बताइए। कौन सा ऐसा जीव है जिसका रक्त सफेद रंग का होता है? तो तिलचट्टा भैया, यानी कॉकरोच ऐसा होता है। कभी कॉकरोच घर में पकड़िए, जिससे बहुत लोग डरते हैं। तो कॉकरोच का रंग क्या होता है? सफेद होता है। आगे बढ़िए। 93, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऐसा है जो कि प्रोटीन नहीं है? बताइए, कौन सा पदार्थ ऐसा है जो कि आपका प्रोटीन नहीं है? तो कपास है, केस या बाल प्रोटीन होता है, लूता रेशम प्रोटीन का उदाहरण है, खुर नाखून में भी प्रोटीन होता है, लेकिन कपास जो है ये आपका प्रोटीन का उदाहरण नहीं है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, कपास आपका इसका उदाहरण नहीं है। ठीक, ये आपका एक प्राकृतिक फाइबर है जो सेलुलोज का बना होता है। तो कपास प्राकृतिक फाइबर है, प्राकृतिक फाइबर है जो किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, तो यह एक प्राकृतिक फाइबर है जो कि सेलुलोज का बना होता है। आगे देखिए, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? बताइए, तो इनमें से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है? तो आप सबको पता है कि पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज यानी अग्नाशय ऐसी ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ही ग्रंथि मानी जाती है। ठीक है, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इसी से आपका इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन आपका अग्नाशय से ही स्रावित होता है। इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर बताते हुए चलिएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 सम्मिलित नहीं करता। बताइए, तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण आपका क्या सम्मिलित नहीं करता? उच्च रक्तचाप करता है, मधुमेह करता है, एचआईवी परीक्षण को ये सम्मिलित नहीं करता और मृत्यु का पंजीकरण भी करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? तो मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के कारण बेरी बेरी रोग होता है भैया। ठीक है, कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। तो जो भी आहार पालिश किया हुआ है, जो बहुत चमकता है भैया, उसका प्रयोग नहीं करना रहिए, क्योंकि इससे क्या हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? विटामिन B1 वगैरह की कमी हो जाती है। ठीक है, विटामिन B1 की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक, आगे बढ़िए। देखिए, विटामिन दिया है और इसका प्रचुर सूत्र क्या क्या है, वो कह रहा कि कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। 97 का पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन B6 धान का चोकर या राइस ब्रान में पाया जाता। ठीक है, विटामिन B2 कह रहा कार्ड यकृत तेल में पाया जाता। बताइए, विटामिन B2 हरी सब्जियों में पाया जाता है, ना कि कार्ड यकृत तेल में। ठीक है, ये कहां पाया जाता है? हरी सब्जियों में। विटामिन B2 कहां पाया जाता है? हरी सब्जियों में पाया जाता है। ठीक, हरी सब्जियों में पाया जाता है। चीजें समझ में आ गई? विटामिन ई कहां पाया जाता है? गेहूं अंकुर तेल में। विटामिन के अल्फा अल्फा घास में पाया जाता है। तो बाकी सब सही है, सिर्फ आपका कार्ड यकृत तेल वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कार्ड यकृत तेल कहां पाया जाता है? ये किसका स्रोत है? ये विटामिन ए और डी का स्रोत है। कार्ड यकृत तेल विटामिन ए और डी का स्रोत है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो अधिकांश विटामिन जो है वो मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते। बिल्कुल सही बात है, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करता है। ठीक है, 98 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक, कह रहा है कि मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते, ये गलत है। ठीक है, सारे विटामिनों का संश्लेषण नहीं करते हैं, लेकिन कुछ विटामिन का संश्लेषण करते हैं। जैसे विटामिन B3 है, विटामिन डी है। ठीक है, तो कुछ विटामिन है, जैसे विटामिन डी है और विटामिन B3 है, इनका संश्लेषण मानव शरीर में होता है। ठीक है, तो ए सही है, किंतु आर क्या है? गलत है। इसी प्रकार का एक सवाल 2021 वाले में भी आया था संश्लेषण में। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा, सवाल बन सकता है। आगे देखिए, 99 सवाल, 99 नंबर है एंजाइम के बारे में। 99 नंबर सवाल आपसे क्या कह रहा है?
देखिएगा क्या कह रहा है कि एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। वे जैव उत्प्रेरक होते हैं। तो एंजाइम जो होते हैं भैया ये आपके जैव उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है वे शरीर में उसी स्थान पे अपना कार्य करते हैं जहां वो उत्पादित होते हैं। तो एंजाइम शरीर में जहां पे उत्पादित होते हैं वहीं पे कार्य करते हैं और ये एक जैव उत्प्रेरक होते हैं। तो ए और बी 99 का दोनों सही हो जाए, ठीक है। और एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रकार के आपके प्रोटीन है, इसको याद रखिएगा। पूछ लेता है एंजाइम क्या है, तो एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन है, ठीक है। तो इनको हम लोग प्रोटीनों की श्रेणी में ही रखते हैं। एंजाइम एक प्रकार के आपके प्रोटीन होते हैं। आगे देखिए, मां का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, ठीक है। मां का जो दूध होता है वो नवजात शिशु को संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें किस चीज का अभाव होता है बताइए। तो मां के दूध में किस चीज का अभाव होता है? 100 नंबर सवाल आपके सामने है। तो उसमें आपका आयरन का अभाव होता है, ठीक है। मां के दूध में कैल्शियम है, पोटेशियम है और मैग्नीशियम है, तीनों चीज पाया जाता है। लेकिन मदर के मिल्क में क्या नहीं पाया जाता है? आयरन यानी लोहा नहीं पाया जाता है, ठीक। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है ये भी पूछता है। तो लोहा है जो कि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। लेकिन मां के दूध में ऐसा कौन सा तत्व है जो नहीं पाया जाता? वो लोहा है जो कि नहीं पाया जाता है। चलिए आगे, विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। दिया है बिब्लियोमेट्री क्या है बताइए। सवाल आपसे पूछ रहा है कि बिब्लियोमेट्री आपका क्या है। दिया है पुस्तकालय नेटवर्क का कार्य है, सूचना प्रबंधन सेवा है, सूचना प्रबंधन उपकरण है या पुस्तकालय सेवा है। बताइए 101 का क्या सही हो जाएगा? 101 का आपका सही हो जाएगा सी। ये क्या है आपका? सूचना प्रबंधन उपकरण है, ठीक है। आगे देखिए 102 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। 102 है गहरी कार्बन वेधशाला। गहरी कार्बन वेधशाला यानी डीसीओ के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है बताइए। 102 नंबर सवाल आपके सामने आ गया है। 102 नंबर सवाल आपके सामने, बताइए क्या सही है। या वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल सही है। यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। तो बोथ आर राइट। याद रखिएगा गहरी कार्बन वेधशाला यानी डीसीओ में यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। तो बोथ आर राइट, ठीक है। आ गए हम लोग अब इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम संबंधी जो सवाल है उस पर चर्चा करेंगे। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है बताइए। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सही है बताइएगा। दिया है प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित हैं, ठीक है। मतलब कह रहा है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित हैं। दूसरा कह रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक हैं। मतलब प्राथमिक उपभोक्ता जो हैं वो उत्पादक से ज्यादा हैं, या उत्पादक जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। तो उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, यानी सी नंबर इसका सही हो जाएगा। 103 का क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे प्राथमिक उपभोक्ता क्या खाएगा? घास। तो संसार में घास ज्यादा है कि प्राथमिक उपभोक्ता ज्यादा है? तो घास ज्यादा है, ठीक है। तो प्राथमिक उपभोक्ता से क्या ज्यादा हो जाएगा? घास ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा थिंकिंग वाला सवाल था कि उत्पादक जो होते हैं वो हमेशा प्राथमिक उपभोक्ता से क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। इकोसिस्टम शब्द या पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किसने किया है? एजी टांसले ने किया था, ठीक है। एजी टांसले ने इसका प्रयोग किया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़िए। सुपोषण, ठीक है। सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइएगा। यूट्रोफिकेशन कहते हैं सुपोषण। 104 नंबर सवाल आपके सामने, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, ठीक है। तो सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन जो होती है यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की क्या है? एक घटना है यूट्रोफिकेशन, ठीक है। दिया है यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम कर देता है। तो बिल्कुल सही बात है। सुपोषण की अवस्था में जल में घुलित ऑक्सीजन क्या होती है? कम हो जाती है। तो ए और बी दोनों सही है आपका। 104 का क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ठीक है। चीजें क्लियर हैं?
चलिए अगला सवाल है, मानव गतिविधियों से 105 नंबर सवाल है कि मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है, बताइए। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? नैसर्गिक पर्यावरण, एंथ्रोपोजोनिक पर्यावरण, शहरी पर्यावरण या आधुनिक पर्यावरण। तो मानव की गतिविधियों से परिवर्तित जो पर्यावरण होता है इसको हम लोग एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? एंथ्रोपोजोनिक पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, और मनुष्यों के द्वारा जो प्रदूषण उत्पन्न किया जाता है उसको एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। 106 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, बताइए। आगे दिया है कि इनमें से 4 कथन दिए हैं, 4 में से कौन सा ऐसा कथन है जो सत्य नहीं है? भूमध्य रेखा से, ये है आपकी भूमध्य रेखा, इधर ध्रुव पाए जाते हैं और इधर ध्रुव पाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि पाई जाती है, तो ये तो आपका गलत है। ठीक है, ध्रुवों से अगर आप भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं तो जाति विविधता में यहाँ पे पाई जाती विविधता, ना कि यहाँ पे ससुरा बर्फ पाया जाएगा। ठीक है, तो इधर जब आएंगे आप भूमध्य रेखा की तरफ तो विविधता पाई जाएगी, तो ये गलत है। ठीक है, तो पूछा था कौन सा सत्य नहीं है, तो यही सत्य नहीं है। सत्य कौन कौन से वो देख लीजिए। उष्णकटिबंध शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं, सही है। विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वन में पाई जाती है, ये भी सही है। और जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, तो ये भी सही है। यही आपका पहला वाला गलत था। आगे बढ़िए, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो लाइकेंस जो होते हैं वो वायु प्रदूषण का सूचक होता है। ठीक है, लाइकेंस क्या होता है? वायु प्रदूषण का सूचक होता है। ठीक, आगे बढ़िए। 108, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के काल कर्मा अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो समय के हिसाब से बताना, बताइए। वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब आया था? जैव विविधता अधिनियम कब आया था? तो बच्चा जैव विविधता अधिनियम 2010 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। ठीक है, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में आया था। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था कि नहीं आया था, बताओ। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। अब बताओ, काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। 1 3 4 और लास्ट में 2, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। दिया है सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। कारण दे रहा कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पूर्तियों की जरूरतों को पूरा करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता की क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। तो भैया बिल्कुल सही है, एक कथन भी सही है और कारण भी सही है। ए और आर दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। तो सतत विकास का मतलब ही होता है कि वर्तमान की आवश्यकताओं को इस प्रकार से पूरा किया जाए कि आने वाली पीढ़ी के लिए कोई भी संकट खड़ा ना हो। ठीक, उनकी जरूरतों का भी हम लोग ध्यान रखें। 110 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, बताइएगा क्या सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? तो भारत का सिक्किम जो है वो दुनिया का 100% जैविक राज्य है। ठीक है, तो भारत का सिक्किम दुनिया का 100% जैविक राज्य है। इसकी घोषणा कब हुई थी? 2016 में। ठीक है, तो 2016 में इसको पूर्ण रूप से जैविक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो भारत का सिक्किम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया कब? 2016 में। ठीक है, आगे बढ़िए। 111, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, बताइए। इसमें आपको सही बताना है कि कौन सा, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। कार्टेजोना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी के लिए है, बिल्कुल सही है। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था जैविक प्रदूषक के लिए 1972 में आपका स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, यह भी आपका सही है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से संबंधित है, यह भी आपका क्या है? सही है। ठीक है, और क्योटो प्रोटोकॉल दे रहा जल संरक्षण के लिए, तो क्योटो प्रोटोकॉल में ही आपकी कार्बन क्रेडिट की अवधारणा आई थी, याद है ना? कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किसमें आई थी? इसी में आई थी। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों वगैरह के लिए है। ठीक है, तो ये आपका ग्रीन हाउस गैस के लिए हुआ था। ठीक है, इसी में कार्बन क्रेडिट की अवधारणा आई थी, ये भी मैंने आपको बताया था। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? 1997 में हुआ और लागू कब हुआ? 2005 में इसको लागू किया गया था। तो चीजें अब आपको याद रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरे को आर से डिनोटेड किया गया है। 112 नंबर सवाल आपके सामने है, इसका सही जवाब हम लोगों को देना है। देखिए कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। तो बिल्कुल सही है, जितने भी उष्णकटिबंधीय देश होते हैं वहां तितलियों की संख्या ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। तो बिल्कुल सही है, तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं, इसलिए तितलियां उष्णकटिबंधीय देशों में पाई जाती है, क्योंकि वहां तापमान थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो ए और आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी करता है, चीजें सही है। आगे बढ़िए, देखिए अगला सवाल, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है या घट सकती है? 113 नंबर में हो जाएगा, क्या होगा? घटती है। तो एक पोषी स्तर से, जैसे आपको पता है कि उपभोक्ता उत्पादक से जब उपभोक्ता में जाता है तो आपको पता है कि 10% लिंडमान का नियम यह है कि 10% ऊर्जा ही आगे वाले पोषण स्तर में जाती है, बाकी 90% ऊर्जा का क्या हो जाता है? ह्रास। तो एक पोषी स्तर से जब दूसरे पोषी स्तर में आपकी ऊर्जा जाती है तो क्या हो जाती है? डिक्रीज होती है, यानी घटती है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित बताइए। तो इनमें से कौन सा जैविक है जो कि नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो 114 का हो जाएगा डी, नीला हरित शैवाल जो है वो जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है, यानी उसको इंडिकेट करता है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे देखिए। धुआं, स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है, बताइए। तो धुआं किसकी उपस्थिति के कारण होता है, यही आपसे पूछ रहा है। कह रहा कि ऑक्सीजन तथा ओजोन, ओजोन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। तो जो धुआं बनता है वो नाइट्रोजन यानी यन, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 के कारण होता है। ठीक है, तो धुआं स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? तो नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही आपका धुआं या स्मॉग बनता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है, बताइए। तो वैश्विक 500 पुरस्कार आप सबको पता किस लिए दिया जाता है? पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो वैश्विक 500 पुरस्कार आपका पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो इस पुरस्कार को यूएनईपी के द्वारा 1987 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो इस पुरस्कार को यूएनईपी के द्वारा 1987 में स्टार्ट किया गया था, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न का क्षेत्र कौन सा है, बताइए। तो भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? पश्चिमी घाट में पाई जाती है। ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? पश्चिमी घाट में पाई जाती है। इसके अलावा पूर्वी हिमालय में पाई जाती है, याद रखिए, पूर्वी घाट नहीं, पूर्वी हिमालय है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपसे पूछे कहां पाई जाती है तो सुडालैंड यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले में। ठीक है, इसके अलावा आपका सुडालैंड में पाई जाती है। तो भारत में सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, सुडालैंड और इंडो बर्मा क्षेत्र। ठीक है, और कौन सा? इंडो बर्मा वाला एरिया जो है वहां पे सबसे ज्यादा विविधता पाई जाती है। ठीक है, और इंडो बर्मा क्षेत्र, ये 4 क्षेत्र ऐसे हैं जो कि जैव विविधता की तरफ से हॉट स्पॉट माने जा सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, एसडीजी के बारे में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंध को लक्षित करेगा। तो पानी की उपलब्धता से संबंधित लक्ष्य आपका जो रखा गया है वो क्या था? तो एसडीजी 6 था, जिसके अंतर्गत 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंध की व्यवस्था करनी है। किसके अंतर्गत? एसडीजी 6 के अंतर्गत आपका ये करना है। ठीक है, 2030 तक। चलिए आगे देखिए, 119 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया है। समृद्धि की सीमा, इंग्लिश में लिखा है लिमिट टू ग्रोथ, ठीक है, की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, बताइए। समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? क्लब ऑफ रोम के द्वारा इसको किया गया था। ठीक है, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया है। आगे बढ़िए, देखिए 120 नंबर सवाल है। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है, बताइए। तो बड़े शिकारों के भूमि के नाम से किसको जाना जाता है?
उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को किसके नाम से जाना जाता है? बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। 120 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे बढ़िए, यूपी स्पेशल के जो सवाल हैं वो देखिए। उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में गन्ना और चीनी का उत्पादन जो होता है वो महाराष्ट्र से अधिक है, उत्पादकता मतलब कि क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो कम होता है। तो ये शब्द बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। ठीक है, तो 121 का दोनों आपका सही हो जाएगा। ठीक, क्या सही है? दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है किंतु सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक, चलिए आगे समसामयिक। अब हम लोग पहुंच गए हैं करंट अफेयर से संबंधित जो सवाल है उसको हल करने। देखिए, वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को दिया गया। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आप सबको पता है कि इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला थी एलिनार ओस्ट्राम। ठीक है, तो ये सब करंट का सवाल है, सिर्फ हमको इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाना, क्योंकि ये वर्तमान में प्रासंगिक है नहीं, लेकिन सॉल्व करेंगे हम लोग। आईएमएफ के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक बताइए। 123 नंबर सवाल आपके सामने है। आईएमएफ के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक कौन थे? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा थी। ठीक है, तो आईएमएफ की नवनियुक्त प्रबंध निदेशक आपकी क्रिस्टाला जॉर्जीवा थी। 123 का ए हो जाएगा, ये करंट का सवाल है। आगे देखिए, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 10, 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन के लिए कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम आपका शुरुआत किया गया था? तो ध्रुव नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम आपका शुरू किया गया था सरकार के द्वारा। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पुरस्कार के बारे में दिया गया है। ग्रेटा थुनबर्ग को पर्यावरण कार्यकर्ता है, इसको तो आप मिला ही सकते हैं। और डॉक्टर उषा किरण को भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 3, सॉरी बी का 3 हो जाएगा। कहां पे दिख रहा है? दोनों जगह दिख रहा है। और सी का 1, बी का 3 और सी का 1 यहां पे मिल रहा है। ए का क्या हो जाएगा? 4, थॉमस कुक ब्रिटिश ये, और कैरी लाम हो जाएंगे हांगकांग के नेता। ठीक, आइए आगे बढ़िए। देखिए, दिया है सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्न में से किस अवधि से संबंधित है? बताइए, तो किस समय के लिए इसको शुरू किया गया है? तो 2019 से 2029 तक के लिए आपका ग्रामीण स्वच्छता रणनीति बनाई गई है। किसके लिए? 2019 से 29 के लिए। यह सवाल पूछ सकता है। आगे 127 नंबर, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? बताइए, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य आपका 2030 तक रखा गया। ठीक है, कब तक रखा गया है? 2030 तक इसको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, याद रहेगा। चलिए 128, चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियोसिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? बताइए, JSLV MK3 किसका प्रयोग किया गया था? तो 128 का हो जाएगा ए, MK3 M1 इसी का प्रयोग आपका किया गया था। आगे बढ़िए, भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 129 नंबर सवाल है कि भारत के चरखे के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ, बिल्कुल सही है। या उपयोग किए हुए प्लास्टिक कचरे से बना है? तो 1 और 2 इसका दोनों सही हो जाएगा। ये चरखा किससे बना है? उपयोग किए हुए प्लास्टिक से बना है, और दुनिया का सबसे बड़ा चरखा है। इसका उद्घाटन कहां किया गया? भारत का सबसे बड़ा चरखा है, उद्घाटन इसका नोएडा में हुआ था। आइए 130 नंबर सवाल, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश दीव है, जो कि 100% सौर ऊर्जा पे वहां पे चल रहा है। ठीक है, तो दीव है वो केंद्र शासित प्रदेश, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। दिया है हरिकेन अगस्त 2019 और सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, किससे किससे हैं, यही आपको मिलाना है। 131 नंबर सवाल आपके सामने आ गया है। ठीक है, तो देखिए, डोरियन कहां आया था? डोरियन आया था आपका बहामास में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मिटाक कहां पे आया था, तो जेजू दक्षिण अफ्रीका में आया था। ठीक है, तो ए का 1 और डी का 3, ए का 1 और डी का 3, ए का 1 और डी का 3, ये दोनों तो होगा नहीं, या तो ए होगा या तो। और हेजी बीस आपका कहां पे आया था? जापान में आया था, जापान में। अब देखिए, बी का 4 कहां दिख रहा है? यहां पे दिख रहा है। ठीक है, तो ए का 1, बी का 4 और सी का 2 और डी का क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो बी का 4 हो गया,
131 का क्या सही हो जाएगा? 131 का आपका बी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। अक्टूबर 2019 में भारत ने किस अफ्रीकी देश में अपना उच्चायोग स्थापित करने की घोषणा की है? बताइए। 132 नंबर सवाल आपके सामने है। तो भारत ने सियरा लियोन में अपना उच्चायोग स्थापित करने की घोषणा किया था। 2019 के करंट अफेयर में यह सवाल आया था, पीसीएस वाले में। आगे देखिए, 133 नंबर सवाल आपके सामने है। पूछ रहा है कि नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो नवाचार सूचकांक में शीर्ष राज्य आपका कौन सा है? कर्नाटक है। ठीक, आगे देखिए, बुकर प्राइज विजेता 2019, ठीक है, बुकर प्राइज विजेता 2019 पुस्तक गर्ल वीमेन अदर के लेखक लेखिका कौन थी? बताइए। तो इसके लेखक या लेखिका 134 नंबर सवाल का क्या सही हो जाएगा? बर्नाडीज यूरिस्टो, यानी 134 का आपका सही हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, 135 नंबर सवाल है। विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने के लिए पीवी सिंधु ने फाइनल मैच में किसको हराया था? तो नोजोमी ओकाहारा को पीवी सिंधु ने हराया था। ठीक, उस समय का करंट का ये सवाल है, जल्दी जल्दी हल कर लीजिए। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो दघाचू विद्युत पर मांगदेछू विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया। 136 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, पैरा एथलीट दीपा मलिक जिन्हें 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, वो किस खेल से संबंधित है? तो 137 नंबर सवाल आपके सामने है। किससे संबंधित थी? भाला फेंक से, ठीक है, सॉरी शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक से वो संबंधित है। चलिए 138, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? बताइए। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का जो आयोजन किया गया था, 138 नंबर सवाल आपके सामने है, कहां पे किया गया था? तो इसका आयोजन आपका किया गया था न्यूयॉर्क में। आगे बढ़िए बच्चा, भारत का वैश्विक भूख सूचकांक 2017 में क्या स्थान था? 139 नंबर सवाल। तो भारत का 2017 में स्थान था 100वां। ठीक, आगे देखिए 140, सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित सीमा पार तेल पाइपलाइन किन दो शहरों को जोड़ती है? बताइए। वो दो शहर कौन से हैं जिनको ये आपका जोड़ता है, जो अभी मोदी जी के द्वारा 2019 में सीमा पार तेल पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया था। पूछ रहा कि ये किसको किसको जोड़ता है? तो देखिए, मोतीहारी को तथा आमलेखगंज को ये जोड़ता है। किसको किसको? मोतीहारी और आमलेखगंज को ये आपका जोड़ता है। ठीक है, चीजें क्लियर रहेंगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 140 नंबर सवाल, लेकिन करंट के सवाल हैं जो आज के लिए आपके प्रासंगिक नहीं है। इस साल का करंट आपसे पूछेगा, ये आपका पिछले साल का करंट है, तो इस बार आपके पूछने की संभावना कम है। ठीक है, चलिए, तो ये नेपाल को जा रहा है। ठीक है, नेपाल को याद रखिएगा, बिहार में और नेपाल को ये जोड़ रहा है, बिहार प्लस नेपाल को ये पाइपलाइन जोड़ती है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल 141, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा इसके किस शहर में संपन्न हुए 43वें सत्र जयपुर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया? बताइए। तो जो आपका जयपुर है, इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। पूछ रहा कि कहां पे इसकी घोषणा की गई थी? तो 141 का हो जाएगा बी, यानी बाकू अजरबैजान में। पूछता है आपसे कि अजरबैजान की राजधानी क्या है, तो आप बताइएगा बाकू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, विविध भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान आपका कहां पे है? मैसूर में है। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान कहां पे है? मैसूर में स्थित है। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में किस स्थान पे है? 143 नंबर सवाल में कह रहा है कि किस स्थान पे? पेरिस में, दिल्ली में, गुरुग्राम में या न्यूयॉर्क में? तो हरियाणा का जो गुरुग्राम आपका है, ठीक है, हरियाणा का गुरुग्राम जो है, यहीं पे आपके आईएसए का सचिवालय स्थित है। किसका? आईएसए, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर एलियंस का यहीं पे आपका मुख्यालय है, गुरुग्राम में। ये सवाल रिपीट हुआ है। आगे देखिए, 144 नंबर सवाल आपके सामने है, दिया है कि मानव विकास सूचकांक एवं सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। ठीक है, एसडीजी लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है। तो ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। ठीक, 145, आइए
पहुंच गए हम लोग 145 नंबर सवाल पे। सवाल कह रहा है कि देखिए, नागरिक पंजीकरण प्रणाली सीआरएस के अंतर्गत कितने दिनों तक के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। तो भैया, अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है तो घटना के 21 दिन के अंदर ही आपको इसको बनवाना पड़ता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे 146, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो बिपिन चंद्रा थे, ठीक है। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म के इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर बिपिन चंद्रा थे, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और 147 नंबर सवाल आ गया है, मजदूर किसान शक्ति संगठन, ठीक है, MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? RTE से या RTI से? तो ये आपका RTI से संबंधित है, ठीक है। मजदूर किसान शक्ति संगठन आपका RTI अधिनियम से संबंधित था। आगे बढ़िए, चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की एक पुस्तक है, चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध किस कला से है? आभूषण से, चित्रकारी से, बांस कला या संगमरमर की नक्काशी से? तो इनका संबंध आपकी बांस कला से है। वेणु शिल्प का संबंध किससे है? बांस कला से है। आगे देखिए, 149 नंबर सवाल आपके सामने है, मिलाना इस सवाल को, क्या सही होगा बताइएगा। देखिए, दिया है अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, तो ये हुआ था 1976 में, ठीक है। इसके अलावा समन्वित बाल विकास योजना 1975 में चलाई गई है, राष्ट्रीय कुष्ठा निवारण कार्यक्रम 1983 में, और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आपका 2005 में। तो डी का 3 कहां पे दिख रहा है? डी का 3 यहां पे दिख रहा है, वहां पे, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये हो गया। देखिए, ए का 2, बी का 1, सी का 4। राष्ट्रीय बाल विकास 1975, बी का 1 अगर आपको दिख रहा हो तो केवल बी का 1 वहीं पे दिया है और किसी में दिया ही नहीं है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में आपसे सवाल पूछ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही है, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित, दे रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो है वो किस पर आधारित है? विक्रम पे। तो विक्रम पे नहीं भैया, ये शक संवत पे आधारित है। किस पे आधारित है? शक संवत पे आधारित है। दे रहा, राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, तो 1950 को नहीं बल्कि 1957 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था भैया? इस कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। तो ना तो एक सही है और ना तो 2 सही है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने कुल मिला के 150 प्रश्न पीसीएस 2019 के भी सॉल्व कर लिए। तो इस तरीके से अब तक 4 पेपर मैंने आपको प्रीवियस ईयर का जो पीटी का एग्जाम हुआ, 4 पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है। कौन कौन सा पेपर सॉल्व कराया है? पहला पेपर मैंने आपको सॉल्व कराया था, अगर याद हो तो 2022 का, 2021 का, 2020 का, और ये हो गया 2019 का। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे 2018 का प्रीवियस ईयर का पेपर, ठीक है। तो पीटी एग्जाम में आपको कम से कम 10 साल और नहीं तो सही तो 12 साल के पेपर सॉल्व करके जाने ही हैं। तो मैं आपको 10 साल तक का पीसीएस का पीटी एग्जाम का प्रीवियस ईयर सॉल्व जरूर कराऊंगा। इस कड़ी में हमने आज 4 पेपर समाप्त किया, 22 का, 21 का, 20 का और 19 का। आगे आपका 5वां पेपर हर 2 दिन पे आपको ये वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। हर 2 दिन पे, मतलब एक दिन अल्टरनेट करके आपको पीसीएस के ये पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा शाम को 5 बजे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में। और बाकी ईपीएफओ की भी क्लासेस आपकी चल रहे हैं, संडे वो भी आपका लाइव होता रहेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।